आपका हमारे चैनल पर स्वागत होगा। दोस्तों, आज संडे है, तो आज हम लोग जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का क्वेश्चन हल करेंगे। दोस्तों, ये बुक है राजीव प्रकाशन की, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो 14 व्याख्यात्मक हल हुए हैं, जो एग्जाम 2009 से 2021 तक जितने भी एग्जाम कराए गए हैं न्यायालय द्वारा, सबका इसमें क्वेश्चन पेपर सॉल्व है। तो दोस्तों, यह बुक का क्वेश्चन पेपर हम लोग जो है एवरी संडे को करते हैं। जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं, तो इस चैनल पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। मंडे टू सैटरडे घटना चक्र का पूर्वावलोकन सॉल्व किया जाता है, तथा संडे को जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ या अन्य किसी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर जो है सॉल्व किया जाता है। दोस्तों, इस पीडीएफ जो ये इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ जो इसका पीडीएफ है, इसको प्राप्त करने के लिए नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जहां आप ज्वाइन करिए। वहां पीडीएफ का लिंक, पीडीएफ शेयर किया जाएगा, जिसको आप डाउनलोड करके इसको जो है आसानी से पेपर ऑफलाइन सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, यह राजीव प्रकाशन की बुक है, इसमें 14 है। इससे पहले हम लोग जो है 2 क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर चुके थे, जिसका वीडियो का प्लेलिस्ट का जो लिंक है वह इस वीडियो के नीचे दिया गया है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हों तो सब्सक्राइब करिए एवं शेयर करिए। तो दोस्तों, आज हम लोग जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ का क्वेश्चन पेपर हल करेंगे। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय एआरओ परीक्षा 2021 में जो हुई थी, वह यह कब हुई थी? 15 दिसंबर 2021 को। तो यह 15 दिसंबर 2021 को हुई थी। इससे पहले हम लोग जो है 2 क्वेश्चन पेपर हल कर चुके हैं। तो इसका जो है फर्स्ट पाली द्वितीय का देखेंगे, या सेकंड पाली में हुआ था, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से निम्न में प्रत्येक संख्या के सभी अंकों का योग करने पर सबसे बड़े योग का वर्ग क्या होगा? तो पूछ रहा है कि निम्न में प्रत्येक संख्या के सभी अंकों का योग करने पर सबसे बड़े बड़े योग का वर्ग क्या होगा? तो इसमें 2 6 3 इनका योग करेंगे तो 6 3 9, 9 2 11 आएगा। इसका योग करेंगे 3 4 7, तो 7 4 11, 3 14 आएगा। 8 3 5 का योग करेंगे तो 5 3 8, 8 8 16 आएगा। तथा इसका योग करेंगे 9 2 11, 11 4 15। तो इसमें सबसे बड़ा संख्या 8 3 5 का योग करने पर 16 आया। तो अब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो 16 का वर्ग 256 आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर 256 होगा। इसका ऑप्शन सी सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न निम्न प्रश्न में हमें जो है देखना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो इसमें जो है दोस्तों अपोजिट शब्द है। तो जैसे जी, जो जी का अपोजिट है, जी का अपोजिट टी होता है, आपको याद करने पड़ेगा इसमें अपोजिट शब्द। तो जो जी का अपोजिट टी है तथा बी का अपोजिट वाई है। ओके, तो उसी तरह ई का अपोजिट क्या है? तो ई का अपोजिट वी है। ठीक है, तो ई का अपोजिट वी है, तो यहाँ इसका ऑप्शन डी सही होगा, वी। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, वी होगा। तो क्वेश्चन नंबर थ्री में बोल रहा है कि दो चिन्हों को चुनिए जिससे निम्न समीकरण के उन चिन्हों को परस्पर बदलने पर समीकरण सही प्राप्त होता है। तो दोस्तों, यहाँ जो है पहला ऑप्शन गुणा और प्लस, मतलब कि जहाँ मल्टीप्लीकेशन है वहाँ हम भाग करेंगे। तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन कहाँ है? तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन यहाँ है, तो यहाँ हम जो है डिवाइड का चिन्ह रखेंगे, और जहाँ डिवाइड का चिन्ह वहाँ मल्टीप्लीकेशन रखेंगे। तो यहाँ डिवाइड का चिन्ह है, तो यहाँ हम जो है गुणा करेंगे। तो अगर हम इसको हल करेंगे, तो अगर 5 प्लस 8 में से 3 गया 5, फिर 8 प्लस 1 9 होगा, फिर भागे 7 में से 4 गया 3, तो 9 में 3 का अगर भाग देंगे तो 3 होगा। तो 5 प्लस 15, 5 20। तो ये सही होगा। ये प्लस और डिवाइड, जो गुणा और डिवाइड का आपस में रिप्लेसमेंट करने पर 20 आ रहा है, अर्थात ये सही होगा। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। इसका ऑप्शन ए सही होगा। तो फाइंड द मिसिंग टर्म, तो पूछ रहा है कि मिसिंग टर्म को हमें प्राप्त करना है। तो इसमें से मिसिंग टर्म हमें प्राप्त करना है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा मिसिंग टर्म में? तो देखिए दोस्तों, 7 में 5 जोड़ेंगे तो 12 आएगा। ठीक है, 12 में अगर 10 जोड़िएगा तो 22 आएगा। 22 में अगर जो है 22 में अगर 15 जोड़िएगा तो 37 आएगा। फिर
37 में 20 जोड़िएगा तो 57 आएगा। इसी तरह ये 5 5 बढ़ रहा है, 5 10 15 5 20 और फिर उसके बाद 25 आएगा। तो अब 57 में 25 जोड़ने पर कितना आएगा? तो अगर 57 में हम 25 जोड़ेंगे तो 7 5 12, 5 2 7 1 8, 82 आएगा। तो इसका ऑप्शन सी है, सही है, 82 आएगा। तो निम्न आकृति में त्रिभुज में बताना है कि न्यूनतम सरल रेखा से रेखाओं के कितने त्रिभुज बन रहा है। तो इसमें बताना है कि कितने त्रिभुज बन रहा है। तो देखिए, अगर इसमें देखेंगे तो एक वर्ग में 2 त्रिभुज बन रहे हैं, ठीक है। ये एक त्रिभुज बन रहे हैं, ये 2 त्रिभुज बन रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें 4 वर्ग हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ए वाला वर्ग में 8 त्रिभुज बन गया। अब देखिए, एक जो त्रिभुज है, ये ऐसे वाला त्रिभुज जो है, ये एक बन गया। तो 8 कितना हो गया? 9 हो गया, ठीक है। फिर एक त्रिभुज अगर इसको काट दें तो इधर बन जाएगा, तो 9 1 10 हो गया। फिर एक त्रिभुज ए वाला हो गया, ठीक है। तो 10 1 11 हो गया। फिर एक त्रिभुज ए वाला हो गया, 11 1 12 हो गया। फिर एक टोटल जो है मिला के करेंगे तो 13 हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं, तो यहाँ ऑप्शन इसका होगा, इसका ऑप्शन जो है 12। टोटल त्रिभुज कितने हो जाएंगे? तो टोटल त्रिभुज 12 हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन सी सही है, 12। देखिए, काउंट किया गया तो यहाँ त्रिभुजों की संख्या जो है, न्यूनतम सरल रेखाओं की, अतः न्यूनतम सरल रेखाओं की संख्या 12 हो जाएगी। न्यूनतम सरल रेखाएं पूछ रहा है तो एरिया जो है 12 हो जाएंगी। तो दिए गए अनुक्रम में से ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद एक चिन्ह आएगा? तो संख्या मतलब मान लीजिए कोई वर्ड है, उसके पहले एक डिजिट आना चाहिए, फिर उसके पहले एक चिन्ह, जैसे हैशटैग या कुछ आना चाहिए। तो जैसे देखिए, एन, एन के पहले एक संख्या 9 है, फिर उसके बाद एक चिन्ह है, तो ऐसा एक है। फिर उसके बाद जो है इसमें से कोई नहीं है। तो देखिए, अगर सी, देखिए सी के पहले 4 है लेकिन चिन्ह नहीं आया है। इसी प्रकार दो, दो के पहले शब्द तो है लेकिन चिन्ह नहीं आया है। इसी तरह 7, 7 के पहले संख्या पूछा है, यहाँ चिन्ह है। तो उसी तरह 3, 3 के पहले शब्द है लेकिन चिन्ह नहीं है। तो इस तरह एक ही होगा। तो एक ही ऐसी संख्या है, एक ही ऐसे अक्षर हैं जिनके पहले संख्या और बाद में चिन्ह है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, एक होगा। तो इसको हल करना है दोस्तों। इफ a इज इक्वल टू, इफ a अपॉन 6 इज इक्वल टू b अपॉन 10 इज इक्वल टू c अपॉन 4, तो a प्लस b प्लस c अपॉन c का मान करना। तो इसका जो है, अगर हम a b और c का रेशियो निकालें तो 6 10 और 4 होगा। 2 से डिवाइड करने पर 2 3 6, 2 पच्चे 10, 2 दूनी 4। तो 3 संबंधे 5 संबंधे 2। तो यहाँ हम पुट कर देंगे, a की वैल्यू 3 रखेंगे, b की वैल्यू 5 रखेंगे, c की वैल्यू 2 रखेंगे। तो 3 प्लस 5 प्लस 2 अपॉन सी कितना है? तो सी 2 है। तो 5 3 8, तो 10, 10 बटे 2, 2 पच्चे 10। तो इसका उत्तर 5 आएगा। तो इसका ऑप्शन बी सही है, इसका आंसर 5 आएगा। तो वह आकृति चुनिए जो एक का जल प्रतिबिंब दर्शाता है। तो जो पूछ रहा है कि जो जल प्रतिबिंब वो दर्शाता है, जल प्रतिबिंब में ए उलट जाएगा, ठीक है। ये जो तीर आ जाएगा, तीर ऐसे आ जाएगा और ए वाला भाग नीचे आ जाएगा। तो ए जो है, ए वाला भाग ऐसे नीचे आ जाएगा, ठीक है, और ए वाला भाग ऊपर चला जाएगा। तो ए वाला भाग ऐसे ऊपर चला जाएगा। तो देखते हैं ऐसा चिन्ह किसमें है। तो ऐसा चिन्ह हम लोग देखेंगे किसमें है। तो ऐसा चिन्ह देखेंगे किसमें है। तो ऐसा चिन्ह, इस ऐसा चिन्ह देखिए ऑप्शन डी में है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो मतलब जल प्रतिबिंब में एकदम अपोजिट हो जाता है। तो कह रहा है कि यदि 12 17 16 और यक्स का औसत 15 है तथा 18 11 16 और यक्स और वाई का औसत 13 है, तो वाई का मान कर ज्ञात करिए। तो 12 प्लस 17 प्लस 16 प्लस एक्स बटा कितनी संख्या है? तो औसत बराबर कुल संख्याओं का योग बटा संख्या। तो 1 2 3 4 बटे 4, इसका औसत कितना है? 15 है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो इधर 15 15 चौक के 60 हो जाएगा, और इसको जोड़ने पर कितना होगा? इसको जोड़ने पर
45 प्लस एक्स इक्वल टू 60 हो जाएगा, और 45 अगर इधर आ जाएगा तो 15 हो जाएगा। तो यहाँ x की वैल्यू 15 हो गई। अब हमें x की वैल्यू निकल गई, तो अब हमें y की वैल्यू ज्ञात करना। तो अब इधर इसका एवरेज निकालेंगे, तो इधर 18 प्लस 11 प्लस 16 प्लस एक्स प्लस वाई बटे कितनी संख्या है, तो 1 2 3 4 5, 5 संख्या है। इसका एवरेज कितना है, इसका एवरेज 13 है, तो इसे 13 को गुणा कर देंगे, 13 पचे 65 हो जाएगा। तो 13 पचे 65 हुआ, तो यहाँ जो है 45 प्लस 15 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 65। ठीक है, फिर अब जो है इसमें जो है 45 प्लस 15 प्लस वाई, सॉरी 45 प्लस 15, इधर एक्स नहीं, ए एक्स का वैल्यू ही 15 रखा, तो इसका 45 प्लस 15 प्लस वाई इक्वल टू 65, तो वाई इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए सही है। देखिए इधर अगर जितनी नंबर है उतना संख्या, तो इसका एवरेज 15 आया, फिर इसको 60 आया, एक्स इक्वल टू 15 आया, फिर इसका एवरेज जो टोटल नंबर है उनका एवरेज जो है उनके संख्याओं का योग बटे संख्या इक्वल टू 13, तो 13 का 65, तो इधर y का वैल्यू 5 आएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ मान, तो कह रहा है कि इस संख्या को हल करना। तो मान लीजिए 387 को अगर हम a मान ले, तो a हो जाएगा a गुणे a, और 369 को b मान ले तो प्लस b गुणे b माइनस 2ab। तो एक फार्मूला है a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a बराबर हम 387 माने, तो 387 में से अगर 369 घटाएंगे तो 17 में से 9 गया 8, फिर जो है 1, तो 18 आएगा। तो 18 का अगर हम वर्ग करेंगे, तो 18 का अगर हम वर्ग करेंगे तो 324 आएगा। तो इसका ऑप्शन ए सही है, 324। देखिए वही a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका जो है 324 आएगा। अगर किसी साल में 24 जुलाई को बुधवार पड़ता है, अगर किसी साल में 24 जुलाई को बुधवार है, तो उसी साल में स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है दोस्तों। तो इसमें 24 जुलाई और 15 अगस्त के बीच में डिफरेंस देखेंगे कितने दिन का, तो 15 अगस्त और 24 जुलाई के बीच में अगर डिफरेंस देखेंगे तो आएगा कितने दिन का, तो जो है 21 दिन का आएगा। ठीक है, तो अब क्या है कि एवरी वीक में डे समान होता है, तो अगर इसमें हम 7 से गुणा करें तो 3 वीक आया, तो 3 वीक आया मतलब कि कितना होगा, 14 अगस्त को जो है बुधवार पड़ेगा, बट 15 अगस्त को जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, तो बुधवार से एक और जोड़ेंगे तो बृहस्पतिवार आएगा, तो स्वतंत्रता दिवस बृहस्पतिवार को पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन डी सही है, बृहस्पतिवार। देखिए यहाँ 24 जुलाई का दिन बुधवार है, तो 24 जुलाई प्लस 7 21 दिन के बाद जो है 14 अगस्त आएगा, फिर 14 अगस्त के दिन भी सेम जो है बुधवार आएगा, तो बुधवार आया, फिर उसमें एक दिन जोड़ करके 15 अगस्त आया, फिर बुधवार के बाद एक बृहस्पतिवार उस दिन पड़ेगा। तो विकल्प पहचानिए जो निम्न आरेख द्वारा सर्वोत्तम दर्शाया गया है। तो पूछ रहा है कि इस आरेख में क्या दर्शाया गया, महिलाएं, माँ एवं अभियंता, सेल, टिश्यू ऑर्गन, चिड़िया, पक्षी, चूहे। तो जो महिलाएं हैं, महिलाएं को अगर सेट मान ले, तो कुछ महिलाएं जो है माँ भी हो सकती हैं, तथा कुछ महिलाएं जो है अभियंता भी हो सकती हैं, तथा कुछ माँ ऐसी हैं जो महिला भी हैं और अभियंता भी हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही है, यही सही सुमेलित करता है, महिलाएं माँ एवं अभियंता है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही विकल्प का चयन करिए। तो कह रहा है कि जो सही विकल्प है उसका चयन करना है। तो अगर इसमें देखें तो h, जो h है, h में अगर हम 8 डिजिट जोड़ेंगे तो p आएगा, फिर p में 8 डिजिट जोड़ेंगे तो x आएगा, फिर x में अगर हम 8 डिजिट जोड़ेंगे तो f आएगा, फिर तथा इसमें l में से 8 घटाएंगे तो t आएगा, फिर इसमें से 8 घटाएंगे तो b आएगा, तथा b में से 8 डिजिट घटाएंगे तो j आएगा, तो fj होगा। तो इसका ऑप्शन डी सही है, fj। देखिए इसमें जोड़ा गया फिर घटाया गया। तो एक व्यक्ति प्रातः सूरज की दिशा की ओर मुख करके चलता है, कुछ दूरी चलने के बाद वह दाईं तरफ मुड़ जाता है, उसके बाद वह
उसके बाद वह दाईं तरफ उसके बाद दाईं तरफ और फिर बाईं तरफ मुड़ता तो वह किस दिशा में चलता है? तो एक व्यक्ति अगर चलता है तो देखिए, अगर एक व्यक्ति चलता है तो सूरज की दिशा में मुख करके चलता है। तो मान लीजिए सूरज किधर होता है, सूरज ईस्ट में उगता है, ठीक है, तो पूर्व की ओर ऐसे चलता है। कुछ दूर चलने के बाद वह अपने दाईं तरफ मुड़ जाता है, तो अपने दाईं तरफ इस साइड मुड़ा, ओके, मुड़ जाता है। फिर he walks for some distance and then turns right. Consequently, he makes two more turn, one right then one left. फिर उसके बाद जो है फिर एक दाईं तरफ मुड़ जाता है, मतलब इधर आने के बाद फिर एक अपने जो है दाईं तरफ मुड़ जाता है, तो इधर मुड़ता है। फिर उसके बाद फिर लेफ्ट की तरफ मुड़ जाता है, तो इधर। तो उसका जो सर है वो किस तरफ है? तो वह जो दक्षिण की तरफ होगा। तो इसका जो होगा आंसर दक्षिण दिशा की तरफ। तो इसका ऑप्शन ए सही है, साउथ। तो एक घड़ी है, एक घड़ी में समय 3:40 है। घड़ी में घंटे और मिनट की सुइयों में कितना एंगल बनता है? तो दोस्तों एक ट्रिक है, घड़ी में सुइयों, घड़ी के घंटे और मिनट की सुइयों में, तो इधर मिनट इक्वल टू 2/11 कोष्टक में h1 गुणे 30 डिग्री प्लस माइनस ए। तो ए जहाँ है एंगल है, अर्थात कोण है, कितना कोण बनता है, h1 क्या है, उस घंटा है। तो इसमें जो है 2/11, h1 कितना हुआ, h1 3 है, मतलब घंटा 3 है, तथा यहाँ मिनट कितना है, 40 है। तो 40 इक्वल टू 3/11, 3 गुणे 30 प्लस माइनस ए। तो यही हमें ज्ञात करना। तो इधर अगर हम 2 से इधर डिवाइड करेंगे तो 20 हो जाएगा, तो 11 दूनी 22, 220 इक्वल टू इधर 30 तिरका 90 प्लस माइनस ए। तो 220 में से अगर 90 गया, अगर 220 में से 90 जाएगा तो 22 में से 9 गया तो कितना होगा, 11 होगा, सॉरी 13 होगा। 22 में से 9 गया 13 होगा, तो 130 डिग्री होगा। इसका ऑप्शन बी सही है। देखिए यही फार्मूला है, मिनट इक्वल टू 2/11 h गुणे 30 प्लस माइनस थीटा। तो m यहाँ मिनट, m इस मतलब मिनट है, और h पहला आवर 3 है, तो 40। इसको सॉल्व करने पर थीटा इक्वल टू 130 डिग्री आया। यदि 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो यदि मानते हैं विक्रय मूल्य को SP से सेलिंग प्राइस तथा क्रय मूल्य CP कास्ट प्राइस, तो 15 वस्तुओं का जो है 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो 10 SP इज इक्वल टू 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, तो 15 CP, ठीक है। तो अब इसका हम रेशियो निकाल लेंगे, तो SP इज इक्वल टू CP, तो 15 अपॉन 10, तो 5 से डिवाइड, 5 3 15, 5 दूनी 10, तो 3 संबंधित 2 का रेशियो आया। तो उनका लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो 3 माइनस 2 अपॉन 2 गुणे 100, तो 1/2 गुणे 100, 2 बचे 10, तो 50% इसका लाभ परसेंट होगा। तो इसका ऑप्शन डी सही है, 50%। तो लाभ परसेंट कितना हुआ, तो लाभ परसेंट जो है 50% होगा। इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विलुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए 4 फिर 1, ठीक है, तो इसका घनमूल करना है, तो जितना आएगा उसका घनमूल करना। तो जैसे 4 1 फिर आया 5, फिर 5 का क्यूब करना है, तो 5 पचे 25 पचे 125, मतलब ए आया, ठीक है। उसी प्रकार 4 और इसका घनमूल आएगा 2, ठीक है। अब इसको जोड़ देंगे, तो 8 का घनमूल 2, तो 4 और 2 जोड़ेंगे 6, अब 6 का क्यूब करेंगे तो 216 आया। उसी प्रकार 5 प्लस 27 का घनमूल निकालेंगे, फिर इसका जोड़ के क्यूब कर देंगे, तो 5 प्लस 27 का 3, 5 3 8, इसका अगर क्यूब करेंगे तो जो है 8 का अगर हम क्यूब करेंगे तो वह कितना आएगा, तो वह जो है 7, वह जो है 512 आएगा। तो इसका ऑप्शन सी सही है, 512, 8 64 फिर 8 512, तो इसका ऑप्शन सी सही है। देखिए यही है, तो 4 1 का घनमूल, फिर उसको जोड़ दिया तो 50, इसका क्यूब किया तो 185 आया। फिर 4 8 का घनमूल निकाले
तो 2 आया, फिर 4 और 2 को जोड़े 6 आया, फिर 6 का क्यूब निकाले तो 216 आया। उसी प्रकार वृत्त 3 में 27 का क्यूब किए, क्यूब में 3 आया, 5 में 3 जोड़े तो 8 आया, फिर 8 का क्यूब किए तो 512 आया। एक संख्या को 5 से भाग देने पर 4 शेष बचता है। इसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग देने पर कितना शेष बचता है? तो इसी संख्या में 5 से भाग देने पर 4 शेष बचता है। तो इसी संख्या के वर्ग में 5 से भाग देने पर, तो अगर वर्ग में 5 से भाग देने पर तो इसका जो शेष 4 बच रहा है इसका हम वर्ग करेंगे तो 4 स्क्वायर इक्वल टू 16। अब इसमें हम 5 से भाग दिए तो कितना शेष बचेगा? 1 शेष बचेगा। तो इसका उत्तर 1 होगा, इसका आंसर बी होगा। एक 100 मीटर दौड़ के अरुण विजय को 20 मीटर या 5 सेकंड से हरा देता है। अरुण की गति ज्ञात करें। जब यह दिया हुआ है कि दोनों अपनी अपनी एक समान गति से दौड़ते हैं, तो अपनी अपनी एक समान गति से दौड़ते हैं, तो यहाँ देखते हैं तो अरुण विजय को 20 मीटर या 5 सेकंड से हराता है, तो विजय में दौड़ने की गति क्या होगी? डिस्टेंस बटे टाइम, तो दूरी बटे समय, तो 4 मीटर प्रति सेकंड विजय के दौड़ने की गति। मान लेते हैं जो कुल दूरी है वह 100 मीटर है, तो अरुण 100 मीटर की दूरी तय करने में 30 टाइम लगता है, तो विजय जो है 100 मीटर की दूरी करने में, चूंकि अरुण से जो है 5 सेकंड ज्यादा लेता है विजय, तो जो है विजय को तय करने में t+5 सेकंड लगेगा। तो विजय की गति दूरी बटे समय अर्थात 100/t+5, तो इसका जो है 100/t+5 इक्वल टू 4/1। तो इसको हल करने पर t इक्वल टू 20 सेकेंड आएगा। फिर अरुण की गति 100 मतलब कुल डिस्टेंस 100 और फिर 20 से भाग देने पर 5 मीटर प्रति सेकेंड आएगा, तो अरुण की गति जो है 5 मीटर प्रति सेकेंड होगा। तो इसका ऑप्शन बी सही है, 5 मीटर प्रति सेकेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। राज ने कहा, यह व्यक्ति मेरी माँ की पोती का पति जिसके केवल एक बच्चा है, उस व्यक्ति का राज से क्या संबंध है? तो इसमें रक्त संबंध देखेंगे तो राज ने कहा, तो देखिए दोस्तों इधर राज है, तो जो मान लीजिए आर है, आर राज है, ठीक है। राज ने कहा यह व्यक्ति किसी व्यक्ति की ओर इंगित कर रहा है, मेरी माँ की, तो उसकी माँ की मतलब माँ को फीमेल है तो इसको निगेटिव से दर्शाएंगे, तो मेरी माँ की पोती की, तो अब माँ की पोती की तो मतलब कि माँ के बेटे की, फिर उसके लड़की की, तो यहाँ पोती की, पोती का पति है तो इसका पति पॉजिटिव में होगा, तो उसका राज से क्या संबंध है? तो वह जो है राज का जो है दामाद होगा, यह व्यक्ति राज का दामाद होगा क्योंकि वह राज के बेटी का लड़का है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, दामाद। तो यदि ATE इक्वल टू 26, चेयर इक्वल टू 39, तो फ्रोज किसके बराबर होगा? तो जो ATE है तो इसमें देखिए डिजिट का योग दिया गया, तो A का वैल्यू 1 है, T का 20 है तथा E का 5 है, तो इसको अगर हम जोड़ेंगे तो 26 आएगा। उसी प्रकार फ्रोज के जो वर्ड है उनके योग देखते हैं, तो F का वैल्यू 6 है, R का वैल्यू जो है 18 है तथा जो है O की वैल्यू 15 है, Z की वैल्यू 26 है तथा F की वैल्यू 6 है, तो इनको जोड़ने पर 70 आएगा, तो इसका ऑप्शन डी सही है, 70। तो वही इनके संख्याओं का, इनके शब्द का A का वैल्यू 1, T का वैल्यू 20, E का 5, तो इसको जोड़ने पर 26 है। उसी प्रकार फ्रोज के सभी वर्ड के जोड़ने पर 70 आएगा। तो दो व्यक्तियों की मासिक आय का अनुपात 4/5 है तथा उन दोनों के मासिक खर्च का अनुपात जो है 7/9 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति हर माह में 5,000 रुपया बचाता है तो दोनों व्यक्तियों की मासिक आय क्या होगा? तो प्रत्येक व्यक्ति जो है हर माह में जो है बचाता है कितना? 5,000। तो यहाँ देखते हैं तो माना दोनों, इसका अगर सॉल्यूशन देखेंगे तो माना दोनों व्यक्तियों की मासिक आय 4x और 5x मान लिया है, ठीक है। तो दोनों व्यक्तियों का जो मासिक खर्च है उसका y मान लिया है रेशियो, तो इसको समीकरण को हल कर देने पर 4x - 7y, तो इधर देखिए x और y इक्वल टू आ गया है कितना? x इक्वल टू कितना आया है? 1,000 आया है,
तो पहले व्यक्ति की मासिक आय 4x, तो मतलब 4000, दूसरे व्यक्ति की मासिक आय 50,000। बहुत इजी क्वेश्चन है। विजेंद्र ने कुछ धनराशि 12.5% की दर से साधारण ब्याज पर लगाई, कितने वर्ष पश्चात यह धनराशि 3 गुना हो जाएगी? तो माना जो धनराशि वह x है और यह कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगी, अर्थात 3x हो जाएगी। तो जो मिश्र धन है यह 3x है तथा मूलधन x है, तो ब्याज बराबर कितना होगा? तो 3x में से x घटा देंगे तो 2x हो जाएगा। तो 2x ब्याज हो जाएगा। तो देखिए इधर जो 2x ब्याज हो गया, तो ब्याज का जो सिंपल इंटरेस्ट है PRT/100, तो इधर x प्रिंसिपल अमाउंट तथा r 12.5 हमें t निकालना है, तो t इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 16 वर्ष बाद, स्वयं की 3 गुना हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन डी सी सही है, 16 वर्ष बाद। क्वेश्चन नंबर 24, एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। कितने समय में यह रेलगाड़ी एक दूसरे रेलगाड़ी को, जो 130 मीटर लंबी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा के विपरीत दिशा से चल रही है, पास करेगा? तो फार्मूला इसका V1 प्लस माइनस V2 इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन T है। तो यहाँ प्लस माइनस, जब दोनों विपरीत दिशा में चलेंगे तो प्लस होगा, तथा जब दोनों समान दिशा में चलेंगे तो माइनस होगा। तो यहाँ विपरीत दिशा में चल रही है, तो V1 मतलब पहले रेलगाड़ी की गति 60 है, फिर दूसरे रेलगाड़ी की गति भी 60 है, दोनों एक दिशा में चलेंगे तो यहाँ प्लस होगा। तथा दोनों की जो लंबाई है, पहले की 150 है तथा दूसरे की 130 है, और हमें टाइम निकालना है। तो इधर हो जाएगा 120, फिर इधर 150 130 को अगर हम जोड़ देंगे तो 150 130 को जोड़ेंगे तो इधर 0 होएगा, 5 3 8, 280 बटे टी हो जाएगा। तो 0 से 0 कटा, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर कितना आएगा? तो इसको सॉल्व करने पर जो है 8.4 सेकेंड आएगा। तो इसका ऑप्शन बी सही है, 8.4 सेकेंड। तो देखिए वही है, इधर जो है 280 मीटर आया, फिर इसको जो है सॉल्व करने पर 8.4 सेकेंड आएगा। इसको किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको जो है मीटर प्रति सेकेंड में, जैसे V1 प्लस V2 इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन T। तो V1 कितना है? तो V1 जो है 60, V2 60, यह किलोमीटर प्रति घंटा में, इसमें 5/18 से गुणा करने पर मीटर प्रति सेकंड में आएगा, तथा दोनों की लंबाई अगर जोड़ेंगे तो 150 प्लस 130 बटे टी। तो इसको सॉल्व करने पर वही आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा? तो इसको सॉल्व करने पर जो 8.4 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। तो एक वस्तु को 1920 रुपए में बेचने पर जो लाभ प्रतिशत प्राप्त होता है, वह उसी वस्तु को 1280 में बेचने पर हानि प्रतिशत प्राप्त होता है, हानि प्रतिशत के बराबर होता है। तो मतलब जितना लाभ होता है उतनी हानि प्रतिशत के बराबर होता है। उस वस्तु को किस मूल्य पे बेचने पर 25% लाभ होगा? तो पहले वस्तु को 1920 रुपए में बेचने पर जो लाभ प्रतिशत प्राप्त होता है, लाभ इक्वल टू होता है SP माइनस CP अपॉन 100। तो इसका सेलिंग प्राइस कितना है? तो सेलिंग प्राइस 1920 है, और मान लीजिए कास्ट प्राइस CP मानते हैं, CP है, फिर इक्वल अपॉन CP गुणे 100%। लाभ प्रतिशत किसके हानि प्रतिशत के बराबर है? जब 1280 में बेचा जाता है तो इसके हानि प्रतिशत के बराबर। तो CP माइनस 1280 बटे CP, इधर CP डिवाइड हुआ, 100 से 100 डिवाइड हुआ, तो 2CP इक्वल टू 1920 प्लस 1280। तो इसको जोड़ देंगे तो 2CP, अगर इसको जोड़ेंगे तो जो 2CP है, यह जो है 2CP इक्वल टू हो जाएगा जो है 3200, ठीक है। तो CP बराबर 1600 हो जाएगा। तो यदि 100% इक्वल टू 1600, तो 25% का लाभ होता है, तो 125% बराबर 2000 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी सही है, 2000।
देखिए इधर हल किया गया है, तो माना क्रय मूल्य x है, तो इसका लाभ प्रतिशत इसके हानि प्रतिशत के बराबर है, तो x बराबर 2x बराबर जोड़ने पर इधर जो है 3200 आएगा, तो इसका x बराबर 1600 आएगा, तो 25% लाभ 16 इंटू 125/100 अर्थात 2000 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 26, डॉस का बाहरी निर्देश करने वाला कौन सा विकल्प नहीं है। तो जो डॉस है, डॉस का बाहरी निर्देश करने वाला कौन सा विकल्प नहीं है, तो यह जो है CLS डॉस का बाहरी निर्देश करने वाला विकल्प नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी सही है, CLS। कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देश कमांड के रूप में दिए जाते हैं। ये कमांड दो प्रकार के होते हैं, पहला इंटरनल कमांड, दूसरा बाह्य एक्सटर्नल कमांड। तो लेबल, फॉर्मेट, CHDS के बाह्य कमांड के उदाहरण है, जबकि CLS आंतरिक कमांड के उदाहरण है। CLS कमांड के जरिए स्क्रीन पर लिखा हुआ मिटाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, कोबोल का विस्तृत स्वरूप क्या है। पूछ रहा है कि जो कोबोल है, कोबोल का विस्तृत स्वरूप क्या है। तो कोबोल का फुल फॉर्म जो है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो जो कोबोल है, कोबोल का फुल फॉर्म कॉमन बिजनेस ओरिएंटल लैंग्वेज है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो कोबोल का विस्तृत रूप कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। कोबोल व्यावसायिक अनुप्रयोगों के लिए एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। कोबोल लैंग्वेज में निर्देश और वाक्य की संरचना, कमांड और सेंटेंस स्ट्रक्चर इंग्लिश लैंग्वेज के समान है। इस लैंग्वेज को पैराग्राफ, डिवीजन और सेक्शन में बांटा जाता है। इसे ऑनसी कोबोल कंपाइलर के साथ किसी भी कंप्यूटर सिस्टम पर चलाया जा सकता है। तो कौन सी प्रक्रिया जो कि कंप्यूटर के द्वारा पूर्णतया एवं संबद्ध जो कि तत्वों को संचालित सुनिश्चित करते हैं, तो वह जो बूटिंग है। तो पूछ रहा है कि कौन सी प्रक्रिया जो कंप्यूटर के द्वारा पूर्णतया एवं संबद्ध जो कि तत्वों को संचालित सुनिश्चित करते हैं, वह है बूटिंग। तो विच प्रोसेस चेक्स टू एंश्योर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर आर ऑपरेटिंग एंड कनेक्टेड प्रॉपर्ली, तो वह जो है बूटिंग है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। बूटिंग प्रक्रिया जो कि कंप्यूटर के द्वारा पूर्णतया एवं संबद्ध जो कि तत्वों को संचालित सुनिश्चित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, LISP इज डिजाइंड फॉर। LISP लिस्प का प्रारूप क्या है। तो जो LISP है, इसका प्रारूप क्या है। तो LISP एक जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कृत्रिम बौद्धिकता है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो LISP का प्रारूप कृत्रिम बौद्धिकता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। जॉन मैकार्थी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए प्रोग्रामिंग भाषा लिस्प बनाया था। लिस्प एक प्रोग्रामिंग भाषा है जिसे डेटा स्ट्रिंग्स के आसान हेरफेर के लिए डिजाइन किया गया था। जॉन मैकार्थी के अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बुद्धिमान मशीनों, विशेष रूप से बुद्धिमान कंप्यूटर प्रोग्राम को बनाने का विज्ञान और अभियांत्रिकी है, अर्थात यह मशीनों द्वारा प्रदर्शित की गई इंटेलिजेंस है। तो इन डॉस द dir कमांड इज यूज टू। तो डॉस में dir निर्देश का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो डॉस में dir निर्देश का उपयोग फाइलों एवं उप निर्देशिकाओं की सूची प्रदर्शित करने में किया जाता है। तो डिस्प्ले लिस्ट ऑफ फाइल्स एंड द सब डायरेक्शन, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो डॉस में dir निर्देश का उपयोग फाइलों और उप निर्देशिकाओं की सूची प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। फाइलों और निर्देशिकाओं के अलावा dir डिस्क पर वॉल्यूम, नाम और खाली संग्रहण स्थान की मात्रा दोनों को भी प्रदर्शित करता है यदि वर्तमान निर्देशिका में फाइलें संग्रहित हैं। तो एल्गोल का प्रमुख एप्लीकेशन क्षेत्र कौन सा है। तो एल्गोल का प्रमुख एप्लीकेशन क्षेत्र अभियांत्रिकी इंजीनियरिंग है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो एल्गोल का प्रमुख एप्लीकेशन क्षेत्र अभियांत्रिकी इंजीनियरिंग है। एल्गोल एक कंप्यूटर भाषा है जिसे विशेष रूप से गणना के लिए डिजाइन किया गया है। इसको शुरुआत में वैज्ञानिक एवं संख्यात्मक गणनाओं के लिए डिजाइन किया गया था। इसने जटिल सिमुलेशन और डेटा विश्लेषण में मदद करते हुए भौतिकी, इंजीनियरिंग और गणित जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया। तो दो या दो से अधिक प्रोग्रामों की सहकालिक प्रविधि को अनेक प्रक्रियाओं का प्रसंस्करण है। द साइमल्टेनियसली प्रोसेसिंग ऑफ टू और मोर प्रोग्राम्स बाय मल्टीपल प्रोसेस इज कॉल्ड एज। तो उसको क्या कहा जाता है। तो जो साइमल्टेनियसली प्रोसेसिंग ऑफ टू और मोर प्रोग्राम्स बाय मल्टीपल प्रोसेसिंग इज, तो इसको जो है मल्टी प्रोसेसिंग कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन डी सही है, इसको मल्टी प्रोसेसिंग कहा जाता है।
तो मल्टी प्रोसेसिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो सिस्टम को कई प्रोसेसर की मदद से दो या दो से अधिक प्रोग्रामों की एक साथ प्रोसेसिंग करने की अनुमति देता है। कंप्यूटर में मल्टीटास्किंग एक निश्चित अवधि में कई कार्यों, जिन्हें प्रक्रियाओं के रूप में भी जाना जाता है, का समवर्ती निष्पादन है। मल्टी थ्रेडिंग एक ही समय में एक प्रोग्राम के कई भागों के निष्पादन की अनुमति प्रदान करता है। इन भागों को थ्रेड के रूप में जाना जाता है और प्रक्रिया में उपलब्ध हल्की प्रक्रियाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा प्रचालन प्रविधि के कार्य हैं? तो विच ऑफ फॉलोइंग इज आर फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन से कार्य हैं तो उसको बताना है। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य यूजर इंटरफेस, फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन तथा रिसोर्स एलोकेशन, तो तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, ए बी सी होगा, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो कंप्यूटर के प्रचालन प्रविधि अर्थात ऑपरेटिंग सिस्टम के यूजर इंटरफेस, फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन, रिसोर्स आवंटक, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाने में सहायता करना इत्यादि मुख्य कार्य हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में वे प्रोग्राम शामिल होते हैं जो कंप्यूटर के विभिन्न अवयवों के कार्यों को नियंत्रित करते हैं, उनमें समन्वय स्थापित करते हैं तथा उन्हें प्रबंधित करते हैं। यह कुछ विशेष प्रोग्रामों का एक ऐसा व्यवस्थित समूह है जो किसी कंप्यूटर के संपूर्ण क्रियाकलापों को नियंत्रित करता है। RTOS स्टैंड फॉर, तो RTOS का फुल फॉर्म क्या है? तो RTOS का फुल फॉर्म रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो RTOS को रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, इसका ऑप्शन ए सही है। तो RTOS का मतलब है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसे डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम के रूप में भी जाना जाता है। इसमें किसी इवेंट को क्रियान्वित करने के लिए एक पूर्व निर्धारित समय होता है, जिसे रिस्पॉन्स टाइम कहा जाता है। यदि कंप्यूटर पहले ही चालू या ऑन है तो कंप्यूटर के पुनः प्रारंभ करने को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर के पुनः प्रारंभ को वार्म बूटिंग कहा जाता है। तो यदि कंप्यूटर पहले से ही चालू या ऑन है तो कंप्यूटर को पुनः प्रारंभ करने को वार्म बूटिंग कहा जाता है, इसका ऑप्शन बी सही है। तो यदि कंप्यूटर पहले ही चालू या ऑन है तो कंप्यूटर के पुनः प्रारंभ को वार्म बूटिंग कहा जाता है। वार्म बूटिंग की तब आवश्यकता होती है जब कंप्यूटर के किसी प्रोग्राम में कोई त्रुटि आती है जिससे कंप्यूटर अपने आप सुधार नहीं पाता है। क्वेश्चन नंबर 36, प्रथम लेखा चित्री उपयोगकर्ता GUI का प्रारूप किसने बनाया? द फर्स्ट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाज डिजाइन बाय, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किसने बनाया? तो जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है जेरॉक्स कारपोरेशन ने बनाया, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो प्रथम लेखा चित्री उपयोगकर्ता ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI का प्रारूप जेरॉक्स कारपोरेशन के द्वारा विकसित किया गया। द फर्स्ट वर्जन ऑफ यूनिक्स वाज डेवलप्ड बाय, तो यूनिक्स का प्रथम संस्करण किसके द्वारा विकसित किया गया? तो यह जो प्रेस्पर एकर्ट के द्वारा विकसित किया गया। तो जो यूनिक्स है, यूनिक्स का जो प्रथम संस्करण है यह जो केन थॉम्सन और डेनिस रिची द्वारा विकसित किया गया। तो जो यूनिक्स का केन थॉम्सन होगा इसका, तो केन थॉम्सन, इसका ऑप्शन ए सही है। तो यूनिक्स का प्रथम संस्करण केन थॉम्सन और डेनिस रिची द्वारा विकसित किया गया। यह एक मल्टीटास्किंग मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसे प्रारंभ में यूनिक्स के नाम से जाना जाता था, जिसका नाम यूनिप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग सिस्टम है। तो यूनिप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग सिस्टम, इस ऑपरेटिंग सिस्टम को सर्वर तथा वर्क स्टेशन दोनों में प्रयोग किया जाता है। तो सीपीयू किस भाषा पर आधारित है? तो जो सीपीयू है, सीपीयू जावा के अलावा सभी भाषा पर आधारित है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो सीपीयू सी एवं असेंबली भाषा पर आधारित। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। माइक्रो कंप्यूटर के सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। यह कंप्यूटर के बाहरी एवं आंतरिक डिवाइसों को कंट्रोल करता है। तो विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट यूजुअल फाइल एक्सटेंशन, तो निम्नलिखित में से कौन डॉस में सामान्य फाइल एक्सटेंशन नहीं है? तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन डॉस में से सामान्य फाइल एक्सटेंशन नहीं है? तो जो .o है यह सामान्य फाइल एक्सटेंशन नहीं है, जबकि .exe, .bat तथा .com ये तीनों जो फाइल एक्सटेंशन है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। तो डॉस में फाइल विस्तारित या एक्सटेंशन के अंतर्गत ओ असंगत है, जबकि डॉस जिसका मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जो डॉस का फुल फॉर्म है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसके बिना कोई भी पर्सनल कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता है। तो MS DOS इज यूजुअली सप्लाइड ऑन ए, तो MS DOS की सामान्यतया किसमें आपूर्ति होती है? तो पूछ रहा है कि जो MS DOS है
इसकी सामान्यतया किसमें आपूर्ति होती है? तो एमएस डॉस की आपूर्ति हार्ड डिस्क में होती है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो एमएस डॉस की सामान्यतया हार्ड डिस्क में आपूर्ति होती है। एमएस डॉस माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का ट्रेडमार्क डॉस है, जिसका पूरा अर्थ डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो एक टूल है जो आईएमबीसी के ऑपरेशन को नियंत्रित करता है। डॉस एक सॉफ्टवेयर है जो कि हार्डवेयर को नियंत्रित करने के लिए लिखा गया। कंप्यूटर में जिस स्थान पर प्रोग्राम फाइल और डाटा स्टोर करता है उसे हार्ड डिस्क कहते हैं। यह एक डाटा स्टोरेज डिवाइस है जो कंप्यूटर के अंदर रहता है। इसके अंदर घूमने वाली डिस्क होती है जहां डेटा चुंबकीय रूप में स्टोर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 41, कंप्यूटर भंडार स्टोर से एक फाइल तक पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? विच ऑफ फॉलोइंग इज यूज्ड टू एक्सेस फाइल फ्रॉम द कंप्यूटर स्टोर। तो कंप्यूटर स्टोर से एक फाइल तक पहुंचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो जो है किया जाता है रिट्रीव का। तो रिट्रीव का प्रयोग किया जाता है, इसका ऑप्शन बी सही है। संगणक भंडार स्टोर से एक फाइल तक पहुंचने के लिए रिट्रीव का उपयोग किया जाता है, अर्थात पुनर्प्राप्ति किसी भंडारण स्थान से जानकारी या डेटा प्राप्त करने की प्रक्रिया है। तो क्वेश्चन नंबर 42, एक ही समय में कंपनी के सभी लेन देनों को समूहीकृत एवं संसाधित करना कहलाता है। तो ग्रुपिंग एंड द प्रोसेसिंग ऑल द फर्म्स ट्रांजेक्शन एट वन टाइम इज कॉल्ड बैच प्रोसेसिंग। तो इसे जो है बैच प्रोसेसिंग कहते हैं, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो एक ही समय में कंपनी के सभी लेन देन समूहीकृत संसाधित करना बैच प्रोसेसिंग कहलाता है। रियल टाइम सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें रियल टाइम एप्लीकेशन का क्रियान्वयन किया जाता है, जैसे एयरक्राफ्टों में प्रयोग होने वाले ऑटो पायलट मैकेनिज्म है। विच वन ऑफ फॉलोइंग फाइल नेम्स इज इनवैलिड इन डॉस। तो निम्न में से कौन सी फाइल डॉस में इनवैलिड होती है? तो जो RLU.BTT है यह जो है इनवैलिड होती है, जबकि RTI.BAT यह वैलिड है। listen.bin ये भी वैलिड है। task.bash ये भी वैलिड है। जो सी है ये इसका उत्तर है। तो RIT.BAT, listen.bin, task.bash एक डॉस फाइल एक्सटेंशन है, जबकि RLUA.BTT डॉस फाइल ऑपरेटिंग एक्सटेंशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44, कौन सी चिप है जो कि सिस्टम बोर्ड से संबद्ध है, जो साथ ही डेटा निर्देशों एवं सूचना को निहित करता है? तो कौन सी चिप है जो कि सिस्टम बोर्ड से संबद्ध है, जो साथ ही डेटा निर्देशों एवं सूचना को भी निहित करता है? तो यह जो मेमोरी है। तो विच ऑफ फॉलोइंग इज कंटेंट on chips connected to the system board and the is holding area for data instruction and information। तो यह मेमोरी है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो मेमोरी चिप जो कि सिस्टम बोर्ड से संबंध है, जो डेटा निर्देशों एवं सूचना को भी निहित करती है। कंप्यूटर मेमोरी वह स्टोरेज स्पेस होता है जहां डेटा को प्रोसेस करना होता है और प्रोसेसिंग के लिए निर्देश संग्रहित होते हैं। मेमोरी वह जगह है जहां कंप्यूटर प्रोग्राम और डेटा को संग्रहित करता है। यह मूल रूप से दो प्रकार की होती है। तो पहला प्राथमिक मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, दूसरा सेकेंडरी मेमोरी होता है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में जाना जाता है? विच ऑफ फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज आल्सो नोन एज सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो विंडोज है, विंडोज सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका ऑप्शन ए सही है। तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में एक बार में केवल एक उपयोगकर्ता को ही कार्य करने की अनुमति होती है। यह सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। उदाहरण के लिए विंडोज। तो निम्न एल्गोरिथम में प्रमुख एवं विशेष नियम और शब्दों को तार्किक रूप से व्यक्त किया जाता है, वह क्या है? तो विच ऑफ फॉलोइंग कंटेन्स स्पेसिफिक रूल्स एंड द वर्ड दैट एक्सप्रेस द लॉजिकल स्टेप्स ऑफ एन एल्गोरिथम। तो वह जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रमुख एवं विशेष नियम एवं शब्दों को तार्किक रूप से व्यक्त किया जाता है, तो वह जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसका ऑप्शन ए सही है। तो आमतौर पर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रमुख एवं विशेष नियम और शब्द होते हैं जो एल्गोरिदम में तार्किक चरणों को व्यक्त किया जाता है। कंप्यूटर का प्रयोग करने के लिए यूजर को कंप्यूटर को कुछ निर्देश देना होता है, क्योंकि कंप्यूटर निर्देशों के अनुसार ही कार्य करता है। तकनीकी भाषा में इन निर्देशों को प्रोग्राम कहते हैं। प्रोग्राम कंप्यूटर को बताते हैं कि उसे क्या और कैसे करना है। जिस प्रकार से कंप्यूटर को निर्देश दिए जाते हैं उसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग
कहा जाता है। कंप्यूटर द्वारा किसी कार्य के निष्पादन हेतु उस कार्य से संबंधित निर्देश कंप्यूटर के देने हेतु जिस विशिष्ट भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। तो हार्डवेयर के साथ आसानी से संवाद करने वाली भाषा को क्या कहा जाता है? तो लैंग्वेज विच कैन इजीली इंटरेक्ट विथ द हार्डवेयर आर कॉल्ड। तो हार्डवेयर के साथ आसानी से संवाद करने वाली भाषा को जो निम्न लेवल लैंग्वेज, निम्न स्तरीय भाषा कहा जाता है। इसका ऑप्शन बी सही है। तो हार्डवेयर के साथ आसानी से संवाद करने वाली भाषा को निम्न स्तरीय भाषा कहा जाता है। कंप्यूटर हमारी सामान्य बोलचाल की भाषाओं में लिखे प्रोग्रामों को नहीं समझ सकता, इसके लिए विशेष प्रकार की भाषाओं में लिखे जाते हैं। इन भाषाओं को प्रोग्रामिंग भाषाएं कहा जाता है। प्रोग्रामिंग भाषाएं को निम्न स्तरीय एवं उच्च स्तरीय भाषा में विभाजित किया जाता है। निम्न स्तरीय भाषा कंप्यूटर को समझने योग्य नहीं होता है। इसमें निर्देश बाइनरी अंकों 0 और 1 के रूप में होते हैं। अब इंग्लिश आ गया। तो फनी, ह्यूमरस, तो उसी प्रकार डिलीजेंट। तो यहाँ सिनोनिम से फनी मतलब मजाकिया, ह्यूमरस मतलब भी मजाकिया, डिलीजेंट मतलब परिश्रमी होता है। तो जो हार्ड वर्किंग है, हार्ड वर्किंग मतलब भी परिश्रमी होता है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। जिस प्रकार फनी का मतलब मजाकिया है, इसका पर्यायवाची ह्यूमरस है, उसी प्रकार डिलीजेंट मेहनती का पर्यायवाची हार्ड वर्किंग है। क्विसेंट, UIESCENT मतलब शांत एवं स्थिर होना। विंसम मतलब मनोहर होना। ट्रांसिएंट, TRANSIENT ट्रांजिएंट मतलब अस्थायी एवं क्षणिक होना। तो सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ गिवन इडियम फ्रेज। तो हिट द सैक, हिट द सैक का मीनिंग क्या होगा? तो गो टू स्लीप अर्थात सोने जाना। तो दिए गए इडियम्स में हिट द सैक का अर्थ गो टू स्लीप अर्थात सो जाना होगा। तो प्रो प्रोमुलगेट, प्रोमुलगेट का मतलब क्या होता है? तो जो प्रोमुलगेट है, प्रोमुलगेट का मतलब प्रकाशित करना होता है। इसका सही पर्यायवाची एनंसिएट अर्थात घोषित करना होता है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, एनंसिएट। तो जबकि रिसेंट, रिकेंट मतलब अस्वीकार करना, तथा वैन, VAIN वैन मतलब व्यर्थ बेकार। रिट्रैक्ट, RETRACT रिट्रैक्ट मतलब त्यागना एवं छोड़ना है। तो मेंडेसियस, MENDACIOUS मेंडेसियस मतलब क्या होता है? मेंडेसियस मतलब गलत एवं झूठ होता है। इसका सही विपरीत जो है स्क्रूपुलस होगा। तो स्क्रूपुलस मतलब सच्चा एवं ईमानदार होगा। इसका ऑप्शन ए सही है। जबकि डिसऑनेस्ट मतलब बेईमान एवं कपटी। फैलासियस मतलब गलत एवं झूठा। एसुएज मतलब कम करना एवं शांत करना। तो चूज द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच। तो जो क्वाइटली है, क्वाइटली क्या है? तो आई एंटर्ड द रूम क्वाइटली मतलब शांति से। तो यह जो वर्ब की विशेषता बताता है एंटर्ड की, तो यह जो होगा एडवर्ब होगा। तो यह जो है क्या होगा? एडवर्ब होगा। क्वेश्चन नंबर 53, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक्स। दे डिवाइड द पूल्स एंड द स्वैम टू द अदर साइड। तो दे डिवाइड इनटू होगा यहाँ, एंड द दे डिवाइड, दे डिवाइड इनटू द पूल एंड द स्वैम अक्रॉस। तो इधर एक साइड से दूसरे साइड के लिए अक्रॉस होगा। तो इनटू एंड अक्रॉस होगा। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो रिक्त स्थान में क्रमशः प्रीपोजिशन इनटू तथा अक्रॉस का प्रयोग उचित है। प्रीपोजिशन इनटू इज यूज्ड टू पोजिशन इन इनसाइड समथिंग एंड द प्रीपोजिशन अक्रॉस इज यूज्ड फॉर शोइंग फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड ऑफ समथिंग। सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। जो सही स्पेलिंग है उसको जो है हमें चुनना है। तो कौन सा स्पेलिंग किसका सही है? तो जो पग्नेसियस है, PUGNACIOS, PUGNACIOUS, तो यही सही है। जबकि ये गलत स्पेलिंग है, ये भी TIOUS नहीं होगा, सी। तो इसका ऑप्शन ए सही, पग्नेसियस। तो पग्नेसियस मतलब क्या होता है? पग्नेसियस मतलब झगड़ालू या लड़ाका होता है। तो इसमें जो है चूज करना है कि कौन सा सेंटेंस गलत है। तो कुड यू पुट योर आइडिया डाउन इन द पेपर। तो जो पुट डाउन होता है, पुट डाउन मतलब लिखना होता है, ठीक है। जो पुट डाउन होता है, PUTDOWN, पुट डाउन मतलब लिखना होता है। तो यहाँ इन पेपर नहीं होगा, ऑन पेपर होगा। तो कुड यू पुट योर आइडिया डाउन ऑन पेपर। तो इसका जो है 3 यही गलत है। तो इसका ऑप्शन होगा सी, पुट डाउन ऑन। तो इसका आंसर सी होगा। तो प्रीपोजिशन इन के जगह ऑन का प्रयोग उचित होगा।
पुट डाउन का अर्थ लिखना होता है। यहाँ पेपर के लिए प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग होगा, पुट डाउन ऑन द पेपर। समवन हु एग्जिबिट, यहाँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, समवन हु एग्जिबिट्स इंडिपेंडेंस इन थॉट एंड एक्शन, उसे क्या कहा जाता है? उसे जो है मैवरिक कहा जाता है। इसका ऑप्शन बी सही है। तो दिए गए वाक्यांश में समवन हु एग्जिबिट्स इंडिपेंडेंस इन थॉट एंड एक्शन के लिए मैवरिक शब्द है, अर्थात स्वतंत्र विचारों वाला। मैंडेसियस मतलब झूठ या गलत, ऑब्ड्यूरेट मतलब जिद्दी, अटल कठोर, पैरिया PARIAH मतलब खारिज या परित्यक्त। ऑल द लिटल आई हैड हियर्ड ऑफ हिम मी वेरी मच, तो इसका ऑप्शन जो होगा ऑल द लिटिल एनेक्डोट मतलब लघु कथाएं होता है, मतलब सभी ने एनेक्डोट की मतलब लघु कथाएं सुनी। आई हैड हियर्ड ऑफ हिम प्लीज्ड वेरी मच, तो उसको सुन करके प्रसन्न होना, मतलब कि सेकेंड फॉर्म प्लीज्ड होगा, क्योंकि दिया गया है पास्ट टेंस में, तो यहाँ प्लीज्ड होगा, तो इसका ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से अपोजिट शब्द चुनना का है, तो अब हिंदी आ गया, तो जो अपोजिट जो दर्प है, दर्प का घमंड होगा, तो ये गलत है। दर्प मतलब शीशा होता है, तो जो ग्रस्त है, ग्रस्त का मुक्त होगा, यही अपोजिट शब्द है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो ग्रस्त मुक्त सही विपरीतार्थक शब्द है। बीता हुआ वाक्य खंड के लिए एक शब्द का होगा, तो बीता हुआ वाक्य खंड के लिए एक शब्द जो है अतीत होगा, तो इसका ऑप्शन बी सही है, अतीत। संकटों में उसे हर तरह से घेरा किंतु वह निराश नहीं हुआ, और उपयुक्त वाक्य कौन सा वाक्य है? तो संकटों ने उसे हर तरह से घेरा किंतु वह निराश हुआ, तो यह जो मिश्र वाक्य है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। संकटों ने उसे हर तरह से घेरा किंतु वह निराश नहीं हुआ, यह वाक्य मिश्र वाक्य का उदाहरण है। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। तो वह अभी ईटानगर से चला है, उपयुक्त में कौन सा काल है? तो उसमें जो आसन्न भूत है, तो वह अभी ईटानगर से चला, इस वाक्य में आसन्न भूत काल है। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप में क्रिया के अभी अभी या निकट के भूतकाल के पूरा होने का पता चले उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं, मतलब कि अभी अभी हुआ है, पास्ट में हुआ लेकिन अभी चल रहा है, तो उसे आसन्न भूत कहते हैं। तो निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा शब्द क्या है? तो जो खामोशी है, खामोशी भाववाचक संज्ञा शब्द है। खामोशी शब्द एक भाववाचक संज्ञा शब्द है। जो शब्द किसी चीज या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं, उन शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो निम्नलिखित में से संयुक्त स्वर क्या है? तो जो ओ है, ओ एक संयुक्त शब्द है। तो संयुक्त स्वर वे स्वर होते हैं जो दो या दो से अधिक स्वरों से मिलकर बने होते हैं। तो संयुक्त स्वर की संख्या 4 होती है। ये संयुक्त स्वर जैसे अ और ई मिलकर के ए बने, अ और अ मिलके ए बने, अ और उ मिलके ओ बने, तथा अ और ओ मिलके औ बने। तो संयुक्त स्वर जो है ए ओ औ होते हैं। तो दूध के दांत न टूटना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो दूध के दांत टूटना मतलब बुद्धिमान होना, जबकि यहाँ न टूटना मतलब ज्ञानहीन होना। तो दूध के दांत न टूटना मुहावरे का अर्थ ज्ञानहीन अथवा अनुभव का न होना होता है। निसंदेह में प्रयुक्त समास क्या है? तो निसंदेह में प्रयुक्त समास अव्ययी भाव समास है। तो निसंदेह में प्रयुक्त समास अव्ययी भाव समास है। इसका समास विग्रह होगा संदेह के बिना। तो अप ईंधन का संधि रूप क्या है? तो जो अप ईंधन है, अब ईंधन का संधि रूप पूछ रहा है, तो जो अब ईंधन है इसका संधि रूप अभिंधन होगा, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो अब ईंधन का संधि रूप अभिंधन होगा, इसमें व्यंजन संधि है। यदि क च ट त प के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आया आए य र ल व या कोई स्वर आए, तो क च ट त प के स्थान पर अपने ही तीसरे वर्ग का वर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर, जिस काम पर लगाया जाए उस पर लगा रहने वाले इस भाव को व्यक्त करने वाला शब्द क्या है? तो इसको जो कर्मठ कहते हैं। तो जिस काम पर लगाया जाए उस पर लगे रहने वाले को कर्मठ कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो झूमर लोक नृत्य, अब जीएस आ गया, तो झूमर लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो झूमर लोक नृत्य जो हरियाणा से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो प्रमुख राज्यों के लोक नृत्य, तो राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य नौटंकी, रासलीला, कजरी, छोड़ा, छपेली, जैता है। ओडिशा, ओडिशा के लोक नृत्य घुमरा, वाघ नाच, मुनारी तथा छऊ है। गुजरात,
गुजरात का लोक नृत्य गरबा, डांडिया, गोप रास भवाई है। हरियाणा का लोक नृत्य झूमर, फाग नृत्य, धमाल लू है। तो प्रारंभ में भारतीय संविधान के कितने अध्याय भाग में विभाजित हुआ था? तो यह जो 22 भागों में विभाजित हुआ था। प्रारंभ में भारतीय संविधान को 22 चैप्टर में विभाजित किया गया था। इसमें कुल 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियां थी। संविधान में संशोधनों के द्वारा कुछ नई अनुसूचियां जोड़ी गई। वर्तमान में भारतीय संविधान में 25 भाग एवं 12 अनुसूचियां हैं। तो राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन कराता है? तो जो राज्यसभा के सभापति होता है, राज्यसभा का सभापति जो है उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, राज्यसभा का जो उपसभापति होता है, जो राज्यसभा का सभापति होता है, यह उपराष्ट्रपति होता है। तो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है यह कौन कराता है? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव जो लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य कराते थे। इसका ऑप्शन सी सही है। तो राज्यसभा के सभापति का चुनाव लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 64 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति जिस अवधि में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है उस दौरान वह राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा तथा सभापति के वेतन भत्ते का हकदार नहीं होगा। वर्तमान में राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ थे और उपसभापति हरिवंश नारायण थे। तो क्वेश्चन नंबर 71, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। इसका ऑप्शन बी सही है। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्वाचित हुए। डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। तो वैट मूल्य वर्धित कर को सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया? तो जो वैट मूल्य वर्धित कर है इसको सबसे पहले हरियाणा राज्य में लागू किया गया। इसका ऑप्शन सी सही है। तो वैट मूल्य वर्धित कर को सबसे पहले हरियाणा में लागू किया गया। वैट को पहली बार भारत में मौजूद बिक्री कर के स्थान पर 2005 में लागू किया गया। जून 2014 में लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह को छोड़कर संपूर्ण भारत में वैट लागू है। तो निम्नलिखित में से कौन कथक नृत्य से संबंधित है? तो जो गोपी कृष्ण है, गोपी कृष्ण कथक नृत्य से संबंधित है। इसका ऑप्शन ए सही। तो गोपी कृष्ण कथक नृत्य से संबंधित है, जबकि आनंद शिवरामन कथकली, सोनल मानसिंह भरतनाट्यम तथा भारती शिवाजी मोहिनी अट्टम नृत्य से संबंधित है। तो भारतीय संविधान के संघवाद किस देश से लिया गया? तो जो भारतीय संविधान का संघवाद है या जो कनाडा से लिया गया। इसका ऑप्शन डी सही है। तो भारतीय संविधान के संघवाद केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना आदि कनाडा के संविधान से ग्रहण किया गया है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक जो है आत्माराम पांडुरंग थे। तो इसका ऑप्शन ए सही है। प्रार्थना समाज की स्थापना आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग ने 1867 ईस्वी में बंबई में की थी। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष की विवाह आयु में वृद्धि, विधवा विवाह और स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना था। क्वेश्चन नंबर 76, एक लोकसभा अध्यक्ष अपने इस्तीफे किसको संबोधित करता है? तो एक लोकसभा अध्यक्ष अपने इस्तीफे जो उप स्पीकर अर्थात डिप्टी स्पीकर अर्थात उपाध्यक्ष को संबोधित करता है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा यथाशीघ्र दो सदस्यों को अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष चुनती है। अनुच्छेद 94 ख में के तहत लोकसभा अध्यक्ष अपना हस्तलिखित त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष अर्थात डिप्टी स्पीकर को संबोधित करता है। भारतीय संविधान में अभी कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में अभी 12 अनुसूचियां। इसका ऑप्शन सी सही। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। 9वीं, 10वीं, 11वीं एवं 12वीं अनुसूचियों को संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो इनमें से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? तो जो एच बेग है यह संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो इसका ऑप्शन सी से होगा। जबकि के.एम. मुंशी, एन. गोपाल स्वामी अयंगर तथा टी.टी. कृष्णाचारी यह संविधान सभा के अध्यक्ष थे। प्रश्नानुसार एच बेग संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, जबकि के.एम. मुंशी, टी.टी. कृष्णाचारी, एन. गोपाल स्वामी अयंगर संविधान सभा के सदस्य थे। संविधान सभा में 389 सदस्य थे, जिनमें से 15 महिलाएं थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली के संविधान हॉल में हुई थी, जिसके
अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए थे। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए। तो ग्रामीण क्षेत्र में नगरीय सुविधाएं प्रदान करना, PURA नाम की ग्रामीण विकास से संबंधित एक कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो यह जो APJ अब्दुल कलाम के द्वारा शुरू की गई। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो ग्रामीण क्षेत्र में नगरीय सुविधाएं प्रदान करना, PURA नाम की ग्रामीण विकास से संबंधित कार्यक्रम की शुरुआत भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम द्वारा की गई थी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के अवसरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान एवं ग्रामीण शहरी विभाजन को पाटना था। इस योजना को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 3 वर्षों 2004, 5, 2006, 7 की अवधि के लिए 7 समूहों में पायलट आधार पर लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 80, किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो जो गुरु गोविंद सिंह थे, गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह 22 दिसंबर 1966 को बिहार के पटना में हुआ था इनका जन्म। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को एक सैनिक संप्रदाय खालसा पंथ में परिवर्तित कर दिया। खालसा पंथ की स्थापना 13 अप्रैल 1699 में बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में किया गया था और संपूर्ण सिख समुदाय को खालसा के नाम से पुकारा गया। गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 ईस्वी में नांदेड़ महाराष्ट्र में अफगान सरदार जमशेद खान और वासिल बेग ने की थी। तो चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? तो जो चैतन्य महाप्रभु थे इनका जन्म नवद्वीप में हुआ था। तो इसका ऑप्शन डी सही है। चैतन्य महाप्रभु का जन्म 18 फरवरी 1446 को पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के नवद्वीप नामक गांव में हुआ था, जिसे अब मायापुर के नाम से जाना जाता है। इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र तथा माता का नाम सची देवी था। चैतन्य महाप्रभु के बचपन का नाम निमाई था। तो जो चैतन्य महाप्रभु थे इनके बचपन का नाम निमाई था। इन्होंने कृष्ण को अपना आराध्य बनाया तथा उनकी भक्ति का प्रचार किया। इन्होंने गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की आधारशिला रखी। राजस्थान में पंचायती राज किस वर्ष में स्थापित हुआ? तो राजस्थान में पंचायती राज 1959 में स्थापित हुआ। बलवंत राय मेहता समिति 1957 की सिफारिश पर भारत में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था की स्थापना की गई। राजस्थान के विधानसभा में 2 दिसंबर 1959 को पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया। तो स्वतंत्र भारत में राज्यसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो स्वतंत्र भारत में राज्यसभा का प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। इसका ऑप्शन बी सही है। तो स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। राज्यसभा का सभापति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति थे, इसलिए राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष हुए। क्वेश्चन नंबर 84, संविधान सभा का पहला सत्र आयोजित हुआ था। संविधान सभा का पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 को आयोजित हुआ था। इसका ऑप्शन सी से। संविधान सभा का पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 को आयोजित हुआ था। इस सत्र में कुल 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया। प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। संविधान सभा को संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम का प्रतीक चिन्ह लायन या शेर है। तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम का प्रतीक चिन्ह शेर है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को प्रमुख निवेश गंतव्य तथा विनिर्माण डिजाइन एवं नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में प्रचारित करना है। तो पादपों की जड़ें मिट्टी से किस प्रक्रिया के द्वारा मृदा से जल का अवशोषण करती हैं? तो जो पादप हैं, पादपों के जड़ें मिट्टी से किस प्रक्रिया के द्वारा मृदा से जल का अवशोषण करती है? तो यह जो वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपीरेशन के द्वारा करती है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो मिट्टी से पानी जड़ों द्वारा परासरण ऑस्मोसिस नामक प्रक्रिया के माध्यम से अवशोषित किया जाता है। जड़ के रोम कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली एक अर्धपारगम्य झिल्ली के रूप में कार्य करती है। रिक्तिका के अंदर कोशिका रस कम पानी की सांद्रता वाला एक मजबूत घोल है। पानी मिट्टी के से जड़ के रोम कोशिका में परासरण द्वारा गुजरता है। उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र मिट्टी में, कम सांद्रता वाले क्षेत्र जड़ कोशिका में जाता है।
तो निम्नलिखित में से किस यौगिक का दहन सामान्यतया स्वच्छ ज्वाला उत्पन्न करता है? तो जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक है इसका दहन सामान्यतया स्वच्छ ज्वाला उत्पन्न करता है, इसका ऑप्शन बी सही है। तो दहन एक प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, एक ऊष्मा तथा प्रकाश मुक्त करता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक का दहन सामान्यतया स्वच्छ ज्वाला उत्पन्न करता है। तो ताप दीप्त लैंप के फिलामेंट हेतु अधिकांशतः प्रयुक्त होने वाला तत्व किसका बना होता है? तो अधिकांशतः प्रयुक्त होने वाला तत्व जो है टंगस्टन का बना होता है, इसका ऑप्शन डी सही है। ताप दीप्त लैंप के फिलामेंट हेतु अधिकांशतः प्रयुक्त होने वाला तत्व टंगस्टन का बना होता है। इसकी खोज कार्ल विलियम सेले ने 1781 ईस्वी में की थी। टंगस्टन का गलनांक 3422 डिग्री सेल्सियस तथा क्वथनांक 5555 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम वाष्प दाब एवं सभी धातुओं में सबसे अधिक लचीलेपन जैसे गुण के कारण बल्ब फिलामेंट के लिए सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला पदार्थ है। तो कायिक प्रवर्धन नवपादपों के निर्माण हेतु किससे संबंधित है? तो जो कायिक प्रवर्धन है यह नवपादपों के निर्माण हेतु जो है तना, जड़ एवं पत्तियों से संबंधित है, इसका ऑप्शन डी सही है। कायिक प्रवर्धन नवपादपों के निर्माण हेतु जड़ा, तना, जड़े एवं पत्तियों से संबंधित है। यह प्रजनन की एक अलैंगिक विधि है जिसमें नए पौधे किसी भी जनन अंग की सहायता के बिना पुराने पौधों के भागों से प्राप्त किए जाते हैं। स्तंभ कर्तन या तना काट आदि इसकी आंतरिक विधियां हैं। तो ए और बी दो बिंदुओं के बीच समानांतर तरीके से दो उपकरण जुड़े हैं। दोनों बिंदुओं के बीच यह भौतिक मात्रा जो समान रहेगी वह क्या है? तो वह जो वोल्टेज समान रहेगी, इसका ऑप्शन बी सही है। तो ए और बी दो बिंदुओं के बीच समानांतर तरीके से दो उपकरण जुड़े हैं। दोनों बिंदुओं के बीच यह भौतिक मात्रा जो समान रहेगी वह वोल्टेज है। जब दो उपकरण समानांतर में दो बिंदुओं के बीच जुड़े होते तो संयोजन का वोल्टेज दो बिंदुओं पर समान रहता है, जबकि उपकरणों के बीच वर्तमान का प्रस्तावित प्रतिरोध के आधार पर विभाजित किया जाता है। तो विद्युत रोधी का विद्युत इलेक्ट्रिकल प्रतिरोध होता है। तो विद्युत रोधी का विद्युत इलेक्ट्रिकल प्रतिरोध जो है अनंत रूप से उच्च होता है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो विद्युत रोधी का विद्युत इलेक्ट्रिकल प्रतिरोध अनंत रूप से उच्च होता है। ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप आदि में परिवर्तन न हो तो चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। तो राइजोपस जो अपनी टीपों पर स्पैरोजियाधारी नलिकाएं धागे जैसी संरचना कही जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो राइजोपस में अपनी टीपों पर स्पोरोजियाधारी नलिकाकार धागे जैसी संरचनाएं कही जाती हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे जो है हाइफा कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन बी सही है, हाइफा। तो राइजोपस में अपनी टीपों पर स्पोरोजियाधारी नलिकाकार धागे जैसी संरचना हाइफा कही जाती है। राइजोपस हाइफा जो मिट्टी से नीचे की ओर बढ़ते हैं और पानी के अवशोषण में मदद करते हैं। हाइफा एक पतला क्षैतिज हाइफा है जो किसी जीव के प्रसार में सहायता करता है। स्पैरो ओंजियोफोर्स अशाखित ट्यूबुलर हाइफा है जिसके सिरों पर गोलाकार स्पोरेगिया होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मुख्य रूप से हैंड सैनिटाइजर में प्रयोग होता है? तो जो एल्कोहल होता है, एल्कोहल का प्रयोग हैंड सैनिटाइजर में होता है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो एल्कोहल मुख्य रूप से हैंड सैनिटाइजर में प्रयोग होता है। यह बैक्टीरिया एवं वायरस जैसे रोगजनकों को मारता है और उनके अणुओं में रासायनिक बंध को तोड़ता है। एल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर कई स्थितियों में कीटाणुओं की संख्या को तुरंत कम कर सकते हैं, परंतु उनका उपयोग सही स्थिति में किया जाना चाहिए। तो विकृत अल्कोहल में जो उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं होता है उसे क्या मिलाकर बनाया जाता है? तो विकृत अल्कोहल में जो विकृत अल्कोहल है जो उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं होता है उसे क्या मिला करके बनाया जाता है? तो विकृत अल्कोहल जो उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं होता है उसे जो है क्षारीय बनाने के लिए पानी मिलाकर मिलाकर बनाया जाता है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो क्षारीय बनाने के लिए पानी मिलाया जाता है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो विकृत अल्कोहल जो उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है उसे क्षारीय बनाने के लिए पानी मिलाकर बनाया जाता है। व्यावसायिक अल्कोहल में कुछ कॉपर सल्फेट एवं पाइरिडीन मिलाकर उसे पीने अयोग्य बना दिया जाता है, इसे अल्कोहल का विकृतीकरण कहते हैं। तो पुतली प्यूपिल के आकार को नियंत्रित करने वाला पेशी तंत्र तंतु डायग्राम है, तो यह जो आइरिस
है? तो इसका ऑप्शन सी सही है। पुतली प्यूपिल के आकार को नियंत्रित करने वाला पेशी तंत्र इनपुट डायग्राम आइरिस है। आइरिस एक गहरी पेशी या मध्यपेटी है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करती है। आइरिस का कार्य आंख से जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना होता है। अधिक प्रकाश में यह सिकुड़ कर छोटा हो जाता है तथा कम प्रकाश में फैल जाता है। नेत्र में यह क्रिया स्वतः होती है। तो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष को क्रमशः किस उपयोग द्वारा सही किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस तथा दूर दृष्टि दोष को जो है उत्तल लेंस द्वारा सही किया जाता है। इसका ऑप्शन ए सही है। तो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष को क्रमशः अवतल एवं उत्तल लेंस के उपयोग द्वारा सही किया जा सकता है। निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति को नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती किंतु दूर स्थित वस्तु नहीं देख पाता है। तो जबकि दूर दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखाई पड़ती है परंतु नजदीक की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। तो आलू में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा घटित होता है? तो जो आलू है, आलू में कायिक प्रवर्धन जो तना कंद के द्वारा घटित होता है। इसका ऑप्शन सी सही है। तो आलू में कायिक प्रवर्धन तना कंद द्वारा घटित होता है। कायिक प्रवर्धन प्रजनन की एक अलैंगिक विधि है। इसमें नए पौधे किसी भी जनन अंग की सहायता के बिना पुराने पौधों के भागों से प्राप्त किए जाते हैं। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न नए पौधे अपने जनक के आकारिकी तथा अनुवांशिकी रूप के समरूप होते हैं। आलू में गांठें होती है जहां नए पादप बनते हैं। तो ऐसे बीज जिनमें भावी पादप निहित हो उन्हें क्या कहा जाता है? तो ऐसे बीज जहां भावी पादप निहित हो उन्हें एम्ब्रायो अर्थात भ्रूण कहा जाता है। इसका ऑप्शन सी सही है। ऐसे बीज जिनमें भावी पादप निहित हो वह भ्रूण कहलाता है। बीजों में भ्रूण होता है जो अनुकूल परिस्थितियों में विकसित होने पर अंकुर के रूप में विकसित होता है। बीज के अंदर का भ्रूण पोष भ्रूण की वृद्धि एवं विकास में मदद करता है। वह पदार्थ जिसमें बड़ी मात्रा में धारा को प्रवाहित किया जाता है क्या कहलाता है? तो वह पदार्थ जिसमें बड़ी मात्रा में धारा को प्रवाहित किया जाता है वह जो एलॉय अर्थात मिश्र धातु कहलाता है। वह पदार्थ जिसमें बड़ी मात्रा में धारा को प्रवाहित किया जाता है वह चालक अर्थात कंडक्टर कहलाता है। सॉरी, कंडक्टर होगा। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, कंडक्टर। तो वनस्पति की प्रवर्धन पादप है। तो वेजिटेबली प्रोपागेटेड प्लांट्स क्या है? तो वनस्पतिकीय प्रवर्धन पादप क्या है? तो वनस्पतिकीय प्रवर्धन पादप जो है अनुवांशिकी रूप से समान होते हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही है। वानस्पतिकी प्रवर्धन पादप अनुवांशिक रूप से समान होते हैं। पादप प्रवर्धन को कायिक प्रवर्धन के रूप के नाम से जाना जाता है। यह एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा नए पौधों को जन्म देते हैं। पादप प्रवर्धन के लिए पौधों के स्तंभ, जड़ या पत्तियों का उपयोग कर नए पौधे प्राप्त किए जाते हैं। इस विधि के द्वारा पौधों की उत्तम किस्म को नष्ट होने से बचाया जा सकता है। तो वह अक्रिय गैस जो हवा में नाइट्रोजन की जगह गहरे समुद्र के गोताखोरों द्वारा सांस लेने में प्रयुक्त की जाती है वह जो है हीलियम है। तो हीलियम एक अक्रिय गैस है जो हवा में नाइट्रोजन की जगह गहरे समुद्र के गोताखोरों द्वारा सांस लेने में प्रयुक्त की जाती है। क्योंकि अधिक दाब पर हीलियम रक्त में कम विलेय होता है, भिन्न भिन्न परिस्थितियों में गोताखोरों द्वारा ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा हीलियम का प्रयोग किया जाता है। तो किसी वस्तु का चिन्ह आंख के किस भाग पर बनता है? तो किसी वस्तु का चिन्ह जो आंख के रेटिना भाग पर बनता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। किसी वस्तु का चिन्ह आंख के रेटिना पर बनता है। मानो कि आंख फोटोग्राफिक कैमरे की तरह कार्य करती है। जब किसी वस्तु को हम देखते हैं तो उससे चलने वाली किरणें कार्निया और नेत्रोत द्रव से होकर पुतली के रास्ते लेंस पर पहुंचती है। रेटिना इसे फोकस कर देता है, वहां वस्तु का छोटा एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो गौतम बुद्ध के जीवन की किस घटना को भारतीय कला में पहिया और हिरण द्वारा दर्शाया गया है? तो जो गौतम बुद्ध का पहला उपदेश था इसको जो है पहिया और हिरण द्वारा दर्शाया गया। इसका ऑप्शन सी सही है। तो गौतम बुद्ध का पहला उपदेश भारतीय कला में पहिया और हिरण द्वारा दर्शाया गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने अपने मत के प्रचार के लिए उरुवेला से सबसे पहले ऋषिपत्तनम वर्तमान सारनाथ वाराणसी पहुंचे, जहां गौतम बुद्ध ने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना पहला उपदेश दिया जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। दिल्ली के कुवत उल इस्लाम मस्जिद के परिसर में खड़ा हुआ प्रसिद्ध लौह स्तंभ
किसकी स्मृति को दर्शाता है? तो दिल्ली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के परिसर में खड़ा हुआ लौह स्तंभ जो है यह किसकी स्मृति को दर्शाता है? तो यह जो चंद्रगुप्त की स्मृति को दर्शाता है। इसका ऑप्शन बी सही है, चंद्रगुप्त। तो दिल्ली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के परिसर में खड़ा हुआ प्रसिद्ध लौह स्तंभ चंद्रगुप्त की स्मृति को दर्शाता है। दिल्ली के महरौली नामक स्थान से महरौली लौह स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है जो कुतुब मीनार के समीप है। इसमें चंद्र नामक किसी राजा की उपलब्धियों का वर्णन है जिसे गुप्त वंशीय शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जाना जाता है। किसे एशिया का प्रकाश कहा जाता है? तो जो गौतम बुद्ध हैं, गौतम बुद्ध को एशिया का प्रकाश कहा जाता है। गौतम बुद्ध को एशिया का प्रकाश कहा जाता है। यह सर एडविन अर्नाल्ड द्वारा रचित एक प्रसिद्ध ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन शाक्य गण के प्रधान तथा माता माया देवी कोली वंश की कन्या थी। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग दिया जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई। तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत युग पर आधारित है? भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। इसका ऑप्शन सी सही है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत युग पर आधारित है जिसमें वर्ष का पहला महीना चैत्र होता है। जैन ग्रंथों के अनुसार विक्रमादित्य 57 ईसा पूर्व ने शकों को पराजित कर इसके उपलक्ष्य में शक संवत चलाया। शक संवत की शुरुआत कनिष्क प्रथम ने 78 ईस्वी में किया था। तो सिंधु सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस राज्य में अवस्थित है? तो सिंधु सभ्यता का स्थल कालीबंगा राजस्थान में अवस्थित है। इसका ऑप्शन ए सही है। सिंधु सभ्यता का स्थल कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसकी खोज अमलानंद घोष ने किया था। 1961 में वीवी लाल एवं बी के थापर ने इसको शुरू किया था। कालीबंगा से प्राप्त अवशेषों में प्रमुख जूते हुए हल के साक्ष्य, ईंटों से निर्मित चबूतरे, हवन कुंड, घरों के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग, युगल प्रतीकात्मक समाधियां तथा बेलनाकार मुहरे आदि हैं। मेहरौली दिल्ली में स्थापित लौह स्तंभ किस शताब्दी में निर्मित हुआ? तो मेहरौली दिल्ली में स्थापित लौह स्तंभ जो है यह किस शताब्दी में निर्मित हुआ? तो उस शताब्दी का नाम पूछ रहा है। तो यह जो है 5वीं शताब्दी में निर्मित हुआ। तो इसका ऑप्शन सी सही है, 5वीं शताब्दी। तो मेहरौली दिल्ली में स्थापित लौह स्तंभ 5वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य वह प्रथम शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। मेहरौली लेख के अनुसार उसने विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना कराया था। दिल्ली में मेहरौली नामक स्थान पर मेहरौली लौह स्तंभ लेख प्राप्त हुआ जो वर्तमान में कुतुब मीनार के समीप है। इसमें चंद्र नामक किसी राजा की उपलब्धियों का वर्णन है जिसे गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जाना जाता है। तो आजाद हिंद फौज का गठन निम्नलिखित में से किसमें हुआ? तो आजाद हिंद फौज का जो है गठन सिंगापुर में हुआ। इसका ऑप्शन ए सही। आजाद हिंद फौज का गठन 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किया गया, किंतु सिंगापुर द्वीप ब्रिटिश मलय का भाग था। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार आजाद हिंद सरकार का गठन किया। तो चरक किसके प्रसिद्ध दरबारी काय चिकित्सक थे? तो जो चरक थे, चरक कनिष्क के प्रसिद्ध दरबारी चिकित्सक थे। इसका ऑप्शन डी सही है। तो चरक कनिष्क के प्रसिद्ध दरबारी काय चिकित्सक थे। चरक प्राचीन भारत में विकसित चिकित्सा पद्धति एवं जीवन शैली आयुर्वेद के प्राचीन कला और विज्ञान के प्रमुख योगदानकर्ताओं में से एक थे। उन्हें भारतीय चिकित्सा का जनक कहा जाता। चरक को उनके कार्य चरक संहिता के लिए सबसे अधिक जाना जाता है। पुस्तक चरक संहिता किससे संबंधित है? तो पुस्तक चरक संहिता जो चिकित्सा विज्ञान से संबंधित है। इसका ऑप्शन सी है। पुस्तक चरक संहिता चिकित्सा विज्ञान से संबंधित है। यह एक संस्कृत आयुर्वेदिक ग्रंथ है। चरक संहिता में भोजन, स्वच्छता, निवारण, चिकित्सा शिक्षा एवं चिकित्सक नर्स रोगी के सामूहिक कार्य के महत्व पर जोर दिया गया जो स्वास्थ्य में सुधार के लिए आवश्यक है। तो निम्नलिखित में से किसने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया? तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया? तो जो समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। इसका ऑप्शन सी है। गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने लगभग 275 ईस्वी में किया था। इस वंश का सबसे महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी उसका पुत्र समुद्रगुप्त हुआ।
इसने अश्वमेध कर्ता विक्रमा एवं परम भागवत की उपाधि धारण की थी। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन कहकर संबोधित किया था। क्वेश्चन नंबर 113, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। इसका ऑप्शन बी सही है। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। पुराणों के अनुसार महापद्मानंद शिशुनाग के अंतिम राजा महानंदिन की शूद्र स्त्री के गर्भ से हुआ था। पुराणों में महापद्मनंद को सर्व क्षत्रांतक क्षत्रियों का नाश करने वाला दूसरे परशुराम का अवतार कहा गया। नंद वंश का अंतिम राजा घनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन था। यूनानी लेखकों ने घनानंद को अग्रमीज कहा है। तो वह प्रथम यूरोपियन कौन था जिसने आर्यों को एक प्रजाति के रूप में अभिहित किया था? तो जो मैक्स मूलर था, मैक्स मूलर आर्यों को एक प्रजाति के रूप में अभिहित किया था। इसका ऑप्शन सी सही है। तो मैक्स मूलर प्रथम यूरोपियन था जिसने आर्यों को एक प्रजाति के रूप में अभिहित किया था। वे जर्मन में समामी सिद्धांत और ओरिएंटलिस्ट। इन्होंने अपने जीवन के अधिकांश समय ब्रिटेन में रहे एवं अध्ययन किया। इसकी रुचि विशेष क्षेत्र संस्कृत, भाषा शास्त्र एवं भारत के धर्म थे। निम्नलिखित में से किस एक ने ये प्रस्तुत किया कि भाग्य प्रत्येक चीज को निर्धारित करता है, मनुष्य शक्तिहीन होता है? तो यह जो आजीवक ने कहा, तो आजीवक ने कहा कि भाग्य प्रत्येक चीज को निर्धारित करता है, मनुष्य शक्तिहीन होता है। इसका ऑप्शन सी सही है। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मक्खली गोसाल ने किया था। इनके मत को नियतवाद कहा जाता है, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक चीज भाग्य द्वारा निर्धारित होती है, मनुष्य शक्तिहीन होता है। तो निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का मुखिया बनने वाला एक मत परिवर्तित भारतीय मुसलमान था? तो जो नासिरुद्दीन खुसरो खान था, या जो दिल्ली सल्तनत का मुखिया बनने वाला एक मत परिवर्तित भारतीय मुसलमान था। इसका ऑप्शन बी सही है। तो नासिरुद्दीन खुसरो खान दिल्ली सल्तनत का मुखिया बनने वाला एक मत परिवर्तित भारतीय मुसलमान था। वह अलाउद्दीन खिलजी की सेना पति था। 1320 ईस्वी में उसने अलाउद्दीन खिलजी के उत्तराधिकार मुबारक शाह खिलजी की हत्या कर दी और दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बन गया था। इनका शासनकाल बहुत छोटा था। क्वेश्चन नंबर 117, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को चलाया गया। इसका ऑप्शन ए सही है। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में बंबई के ऐतिहासिक ग्वालिया टैंक में अखिल कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई, जिसमें भारत छोड़ो प्रस्ताव की पुष्टि हुई। कुछ संशोधनों के बाद 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। इसका ऑप्शन डी सही है। तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खां, ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खां एवं नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में किया गया था। आगा खान मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष थे। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया, स्वदेशी आंदोलन का विरोध किया एवं मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग किया। मुस्लिम लीग का मुख्यालय लखनऊ में बनाया गया था। गांधी जी के विदेशी सामानों के बहिष्कार के आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो गांधी जी के विदेशी सामानों के बहिष्कार के आंदोलन का उद्देश्य था ब्रिटिश विरोधी भावनाएं उत्पन्न करना। इसका ऑप्शन बी सही है। तो गांधी जी के विदेशी सामानों के बहिष्कार के आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश विरोधी भावनाएं उत्पन्न करना था। असहयोग आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने की अविवेकी या निष्ठुर बर्बादी कहा था। पूना समझौता का उद्देश्य क्या था? तो पूना समझौता का उद्देश्य निम्न जाति के प्रतिनिधित्व बढ़ाने हेतु था। इसका ऑप्शन बी सही। पूना समझौता का उद्देश्य निम्न जाति के प्रतिनिधित्व बढ़ाने हेतु था। गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध किया था। 24 सितंबर 1932 को डॉक्टर अंबेडकर एवं गांधी जी के अनुयायियों के मध्य पूना समझौता हुआ। इस समझौते पर दलित वर्ग की ओर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, हिंदू जाति की ओर से मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किया था। तो किस स्थान पर कांग्रेस सत्र के दौरान कांग्रेस कार्य समिति में सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम को प्राधिकृत किया गया? तो यह जो है लाहौर। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में कांग्रेस कार्य समिति को सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम को शुरू करने का अधिकार दिया गया।
फरवरी 1930 में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में इस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी को सौंपा गया। महात्मा गांधी ने प्रसिद्ध दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से चुने हुए साथियों के साथ शुरू किया। 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। तो निम्नलिखित किस एक आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया? तो जो भारत छोड़ो आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। इसका ऑप्शन डी सही है। भारत छोड़ो आंदोलन कतिपय संशोधन के साथ 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया गया। इस दिन बंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में गांधी जी ने अपने वक्तव्य में कहा, मैं आपको एक मंत्र देता हूं, करो या मरो। इस मंत्र का तात्पर्य या तो हम भारत को आजाद कराएंगे या आजादी के प्रयास में दिवंगत हो जाएंगे। तो किसने प्रसिद्ध पंक्तियां सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा को लिखा है? तो जो मोहम्मद इकबाल है, मोहम्मद इकबाल ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो प्रसिद्ध पंक्तियां सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत के लेखक मोहम्मद इकबाल हैं। यह गीत प्रसिद्ध कवि मोहम्मद इकबाल ने 1905 में लिखा। पहली बार सरकारी कॉलेज लाहौर में पढ़ा गया। इसे भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में अनौपचारिक मान्यता दी गई है। तो निम्नलिखित में से किस अंग्रेज द्वारा भगवत गीता का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद हुआ? तो जो चार्ल्स विल्किंस है, चार्ल्स विल्किंस के द्वारा पहली बार भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ। चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया। इसकी प्रस्तावना वारेन हेस्टिंग्स ने स्वयं लिखी थी। वह एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक सदस्य थे। जयप्रकाश नारायण किस दल से नहीं जुड़े थे? तो पूछ रहा है कि जो जयप्रकाश नारायण है यह किस दल से नहीं जुड़े थे? तो जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय किसान सभा से नहीं जुड़े थे, जबकि जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी एवं जनता पार्टी से जुड़े थे। तो जयप्रकाश नारायण जनता पार्टी से नहीं जुड़े थे जयप्रकाश नारायण। इसका ऑप्शन डी सही है। तो जयप्रकाश नारायण जनता पार्टी से नहीं जुड़े थे। जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 के बिहार के सारण जिले के सिताब दियरा गांव में हुआ था। इन्होंने आचार्य नरेंद्र देव, मीनू मसानी तथा अशोक मेहता के साथ मिलकर कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की। जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं अखिल भारतीय किसान सभा से जुड़े थे। तो भारत में सिविल सेवा का पिता कौन है? तो भारत में सिविल सेवा का पिता जो है चार्ल्स कॉर्नवालिस है। तो इसका ऑप्शन बी सही। भारत में सिविल सेवा का पिता चार्ल्स कॉर्नवालिस को कहा जाता है। जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने तैयार की थी। कॉर्नवालिस के समय में न्यायिक सुधार, फौजदारी कानून में सुधार, पुलिस सुधार एवं व्यापारिक सुधारों से जन प्रशासन की नींव रखी। तो महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह आंदोलन को किसने नेतृत्व दिया? तो महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह आंदोलन को सरोजिनी नायडू ने नेतृत्व दिया। इसका ऑप्शन डी सही है। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को प्रसिद्ध दांडी मार्च साबरमती आश्रम से अपने चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया। महात्मा गांधी अपने नमक सत्याग्रह के तहत दांडी ग्राम पहुंचे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान धरसना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे से पूर्व महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके स्थान पर अब्बास तैयबजी आंदोलन के नेता हुए। अब्बास तैयबजी की गिरफ्तारी के बाद 21 मई 1930 को धरसना नामक गोदाम पर धावे की नेतृत्व श्रीमती सरोजिनी नायडू ने किया। तो गदर आंदोलन कब भंग हुआ? तो जो गदर आंदोलन है यह 1948 में भंग हुआ। इसका ऑप्शन सी सही है। गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1913 अमेरिका एवं कनाडा में बसे प्रवासी भारतीयों द्वारा भारत को स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से किया गया। इसका मुख्यालय अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में स्थित था। सोहन सिंह भाकना गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष एवं लाला हरदयाल इसके महासचिव थे। भारत को आजादी मिलने के बाद 1948 में गदर आंदोलन को भंग कर दिया गया। तो किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार स्वतंत्रता दिवस को 26 जनवरी को मनाया? तो जो 1930 में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन का लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित करना था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर के रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि को भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया। 2 जनवरी 1930 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक का निर्णय हुआ की बैठक में 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा, यह निर्णय लिया गया।
किसने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? तो यह जो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। इसका ऑप्शन डी सही है। तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, मैं इसे लेकर रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक को लोकप्रिय रूप से लोकमान्य कहा जाता है। इन्होंने मराठा एवं केसरी नामक 2 समाचार पत्र प्रकाशित किए एवं आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने किया। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में स्थित है। इसका ऑप्शन बी सही। केंद्रीय चावल शोध संस्थान CRI सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूशन 1946 में भारत सरकार द्वारा ओडिशा के कटक में किया गया था। संस्थान का प्रशासनिक नियंत्रण बाद में 1966 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली को हस्तांतरित किया गया। यह भारत सरकार के कृषि मंत्रालय का एक स्वायत्त निकाय है। इसके द्वारा मृदा नमी तनाव प्रत्यक्ष रूप से मापा जाता है। तो यह जो है टेंसियोमीटर के द्वारा मापा जाता है। तो मृदा नमी तनाव प्रत्यक्ष रूप से टेंसियोमीटर के द्वारा मापा जाता है। टेंसियोमीटर सील बंद पानी से भरी ट्यूब होती है जिसके तल पर एक सिरोमिक टिप एवं शीर्ष पर एक वैक्यूम गेज होता है। इसे मिट्टी के पौधों के जड़ों की गहराई तक डाला जाता है। सरकार की कौन सी एजेंसी विभिन्न कृषि उत्पादों के कोटि निर्धारण और उन्हें मानकीकृत करने से संबद्ध है? तो जो विपणन एवं निरीक्षण निदेशक है यह संबद्ध है। इसका ऑप्शन बी सही है। विपणन निरीक्षण निदेशक एजेंसी विभिन्न कृषि उत्पादों के कोटि निर्धारण और उन्हें मानकीकृत करने से संबद्ध है। निम्नलिखित में से किसे ऊंट फसल के नाम से जाना जाता है? तो ऊंट फसल के नाम से किसे जाना जाता है? तो जो ज्वार है, ज्वार को ऊंट फसल के रूप से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। ज्वार की फसल को ऊंट फसल के नाम से जाना जाता है। इस फसल को शुष्क मृदा में उगने और लंबे समय तक सूखे का सामना करने की क्षमता होती है। ज्वार एक वर्षा पर आधारित फसल है जो मुख्यतया महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एवं कर्नाटक में उगाई जाती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी हरित क्रांति के दौरान लाई गई कृषि विधि का घटक नहीं रहा? तो जो अधिकतम कीमतों की गारंटी है यह हरित क्रांति के दौरान लाई गई कृषि विधि का घटक नहीं रहा है। इसका ऑप्शन बी सही है। तो हरित क्रांति एक आंदोलन था जिसका उद्देश्य विकासशील देशों में कृषि उत्पादन बढ़ाना और खाद्य सुरक्षा में सुधार करना था। अधिकतम कीमतों की गारंटी हरित क्रांति के दौरान लाई गई कृषि विधि का घटक नहीं रहा, जबकि फसल की वृहत सघनता, नई कृषि तकनीक तथा निवेशों का पैकेज हरित क्रांति के दौरान लाई गई कृषि विधि के घटक रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समानांतर फसल का एक उदाहरण है? तो जो गेहूं एवं सरसों है यह समानांतर फसल का एक उदाहरण है। इसका ऑप्शन बी सही। समानांतर फसल एक कृषि पद्धति है जिसमें ऐसी फसलों की खेती की जाती है जिनके प्राकृतिक ढंग अलग अलग हों लेकिन एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा शून्य हो। समानांतर कृषि कहलाती है। गेहूं और सरसों समानांतर कृषि का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 137, लुप्त प्राय पक्षी भाषा ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को सूची में प्रवेश किया। यह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? यह जो तुर्की से संबंधित है। तो तुर्की की लुप्त प्राय पक्षी भाषा को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया। यह एक असामान्य एवं बहुत कुशल सीटी भाषा है जिसका प्रयोग सुदूर उत्तरी तुर्की में ग्रामीणों द्वारा संचार के साधन के रूप में किया जाता है। यूनेस्को ने काला सागर के ग्रामीणों की पक्षी भाषा को विश्व विरासत की एक लुप्त प्राय हिस्से के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? तो नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई। इसका ऑप्शन सी सही है। तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना वी शिवरामन समिति की सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 को किया गया। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। इसकी स्थापना राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास अधिनियम 1981 के तहत किया गया। यह ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं आर्थिक गतिविधियों से संबंधित नीति नियोजन एवं संचालन के लिए उत्तरदायी है। तो निम्नलिखित में से कौन सा संगठन सहकारी क्षेत्र में सर्वोच्च और चयनित कृषि उत्पादों के अधिप्राप्त वितरण, निर्यात और आयात से संबंध है? तो यह जो है नैफेड है। तो इसका ऑप्शन ए सही। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ लिमिटेड की स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को किया गया। इसकी स्थापना कृषि उपज के सहकारी
विपणन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया, जिसमें किसानों को लाभ हो। यह संगठन सहकारी क्षेत्र में सर्वोच्च है और चयनित कृषि उत्पादों के अधिप्राप्त वितरण, निर्यात एवं आयात से संबंध रखता है। आदिम निर्वाह खेती निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करती है? तो जो आदिम निर्वाह खेती है यह निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करती है? तो यह जो है अन्य पर्यावरण परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर नहीं करती। इसका ऑप्शन सी सही है। आदिम निर्वाह खेती मानसून, मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता और प्रयोग किए जाने वाले उर्वरक के प्रकार पर निर्भर करती है, जबकि यह अन्य पर्यावरण परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर नहीं करती है। दो कच्चे रॉड जौ का वानस्पतिक नाम क्या है? तो दो कच्चे रॉड जौ का वानस्पतिक नाम जो है हार्डियम डिस्टिचन है। इसका ऑप्शन ए सही है। दो कच्चे रॉड जौ का वानस्पतिक नाम हार्डियम डिस्टिचन है। जौ ग्रेमिनी योएसी कुल का पौधा है। इसका वास्तविक नाम हार्डियम वल्गारे है। हार्डियम वल्गारे 6 पंक्ति वाला जौ है। हार्डियम इरेगुलरे 6 पंक्ति वाला, 2 पंक्ति वाला हो सकता है। तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्वयं को प्रतिष्ठित किया? तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने कृषि के क्षेत्र में अपने आप को प्रतिष्ठित किया। इसका ऑप्शन बी सही है। तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन का जन्म 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु के कुंभकोणम में हुआ था। वह कृषि वैज्ञानिक के साथ ही साथ पादप अनुवांशिक विद भी थे। इन्हें भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने हरित क्रांति के एक हिस्से के रूप में भारत में गेहूं की अधिक उपज देने वाली किस्म का विकास किया, जिससे भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में सक्षम हुआ। तो नीति आयोग कब अस्तित्व में आया? तो जो नीति आयोग है यह जो है 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आया। तो इसका ऑप्शन सी से। तो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था, जिसे नीति आयोग भी कहा जाता है, इसका गठन 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था। यह भारत सरकार का प्रमुख नीति से संबंधित थिंक टैंक है। प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार हैं तथा इसके प्रथम उपाध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया थे। तो हरित क्रांति के लिए भारत में किस राज्य की दीक्षा स्थल के रूप में चुना गया? तो हरित क्रांति के लिए भारत में किस राज्य को दीक्षा स्थल के रूप में चुना गया? तो हरित क्रांति में भारत के जो है पंजाब राज्य को दीक्षा स्थल के रूप में चुना गया। इसका ऑप्शन ये सही है। हरित क्रांति के लिए भारत के पंजाब राज्य को दीक्षा स्थल के रूप में चुना गया। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1965 में हुई। विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि की गई। भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को जाना जाता है। इन्होंने गेहूं की अधिक उपज देने वाली किस्म का विकास किया था। दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान किस निम्नलिखित जीव से संबंधित है? तो दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान जो है हांगुल से संबंधित है। इसका ऑप्शन डी सही है। दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से हंगुल या कश्मीरी स्टैग के लिए प्रसिद्ध है। हंगुल लाल हिरण की एक उप प्रजाति है जो केवल कश्मीर में पाई जाती है। दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में जम्मू कश्मीर राज्य में किया गया। भारत के निम्नलिखित किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता है? तो भारत के मिजोरम में सर्वाधिक साक्षरता है। इसका ऑप्शन सी सही है। तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है, जबकि मिजोरम द्वितीय स्थान पर है, जहां केरल की साक्षरता 94% है, वहीं मिजोरम की साक्षरता 91.3% है। न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य बिहार है, 61.8%। निम्नलिखित में से कौन एंथ्रोपेजोनिक बायोम का एक उदाहरण है? तो जो घास भूमि है, ग्रासलैंड, यह एंथ्रोपेजोनिक बायोम का उदाहरण है। तो एंथ्रोपेजोनिक बायोम, जिसे एंथ्रोम या मानव बायोम के रूप में जाना जाता है, घास भूमि एंथ्रोपेजोनिक बायोस का उदाहरण है। निरंतर मानव प्रत्यक्ष मानव संपर्क के पैटर्न द्वारा वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र इकाइयों का उपयोग करके अपने समकालीन मानव परिवर्तित रूप में स्थलीय जीवमंडल का वर्णन करते हैं। मानव जनित बायोम को 6 श्रेणियों में बांटा गया: घनी बस्ती, गांव, फसल भूमि, रेजलैंड, वन एवं जंगली भूमि। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में प्रारंभ किया गया। इसका ऑप्शन बी सही है।
भारत में प्रोजेक्ट टाइगर अप्रैल 1973 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया। यह एक बाघ संरक्षण कार्यक्रम है। इस परियोजना के पहले निदेशक कैलाश सांखला थे। इस परियोजना का उद्देश्य बाघ को समाप्त होने से बचाना था। प्रतिवर्ष 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसका ऑप्शन सी सही है। पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले में स्थित है। यह उद्यान बर्फ से ढके हुए और ढलानों के साथ कई प्रकार के लुप्तप्राय जीवों के लिए एक प्राकृतिक निवास स्थान है। यह पार्क लुप्तप्राय हिम तेंदुआ की सुरक्षा के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। तो बाघ आयुसीएन सूची की किस श्रेणी में संबंधित है? तो जो बाघ आयुसीएन सूची के संकटापन्न श्रेणी से संबंधित है। इसका ऑप्शन सही है। बाघ आयुसीएन सूची में संकटापन्न श्रेणी से संबंधित है। आयुसीएन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की स्थापना 1948 ईस्वी में किया गया। इसका मुख्यालय जेनेवा के निकट ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है। आयुसीएन द्वारा लाल सूची जारी की जाती है जिससे संकटग्रस्त पौधों एवं पशु प्रजातियों की जानकारी प्राप्त होती है। तो भारत में रामसर अभिसमय सूचीबद्ध शामिल स्थलों की संख्या कितनी है? तो अभी जो है 95 हो गई है। उस समय क्वेश्चन के समय में कितना थी? 46। तो रामसर सम्मेलन को आर्द्रभूमि कन्वेंशन के रूप में जाना जाता है। इसकी स्थापना 1971 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा की गई। 1975 में पूर्णतः कार्यान्वित हुआ। भारत में रामसर कन्वेंशन 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर किया। प्रतिवर्ष 2 फरवरी को आर्द्रभूमि संरक्षण दिवस मनाया जाता है। वर्तमान में भारत में रामसर अभिसमय में सूचीबद्ध शामिल स्थलों की संख्या 80 थी। अभी कितना हो गया? अभी 95 हो गया। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। इसका ऑप्शन बी सही है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य जैव विविधता संबंधी मुद्दों पर जागरूकता एवं समझ बढ़ाना है। वर्ष 2024 का विषय योजना का हिस्सा बने हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव सर्वाधिक अवधि तक बिना जल ग्रहण किए जीवित रह सकता है? तो जो कंगारू है यह बिना जल ग्रहण किए सर्वाधिक अवधि तक रह सकता है। कंगारू चूहा एकमात्र ऐसा जीव है जो सर्वाधिक समय तक बिना जल ग्रहण किए जीवित रह सकता है। इसका शरीर पाचन की प्रक्रिया में पानी की सभी जरूरतों के लिए पर्याप्त पानी का संश्लेषण करता है। यह संयुक्त रूप से अमेरिका के पश्चिम और दक्षिण पश्चिम के रेगिस्तानों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 154, भारत की 1/3 भाग से अधिक जनसंख्या किन राज्यों में संकेंद्रित है? तो भारत की 1/3 भाग से अधिक जनसंख्या जो है 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एवं बिहार राज्यों में संकेंद्रित है। तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय समुद्री मैरीन जैव विविधता केंद्र किस शहर में अवस्थित है? तो यह जो जामनगर में अवस्थित है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय समुद्री मैरीन जैव विविधता केंद्र गुजरात के जामनगर में अवस्थित है। राष्ट्रीय समुद्री जैव विविधता केंद्र का उद्देश्य समुद्री जैव विविधता का संरक्षण करना है जो भारत के तट के आसपास स्थित है, जिससे तट पर समुद्री जैव विविधता बेहतर हो। वैश्विक तापन का परिणाम है। तो वैश्विक तापन का परिणाम समुद्र स्तर में बढ़ोतरी है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। वैश्विक तापन के परिणाम स्वरूप हिम क्षेत्रों में तेजी से पिघलते हुए बर्फ के रूप में देखा जा सकता है, जिससे समुद्री जल स्तर में वृद्धि होगी तथा सागर तट के समीपवर्ती क्षेत्र तेजी से डूब रहे हैं। फसल चक्र में परिवर्तन, प्रवाल विरंजन, समय से पहले आम में बौर आना वैश्विक तापन अर्थात ग्लोबल वार्मिंग से ही संबंधित है। किस उद्योग में संलग्न श्रमिकों में साइटोसिकोसिस बीमारी से ग्रस्त होने की संभावना अधिक है? तो यह जो सीमेंट में, तो इसका ऑप्शन डी सही है। सीमेंट उद्योग में श्रमिकों को साइटोसिलिकोसिस बीमारी से ग्रस्त होने की संभावना अधिक होती है। यह रोग सिलिका के कारण होता है। जब क्रिस्टलीय सिलिका धूल वातावरण में मिल जाती है तो इससे श्वसन संबंधी रोग हो जाता है। इस बीमारी को रोकने का सबसे अच्छा उपाय जितना हो सके उतना सिलिका धूल के संपर्क से दूर रहा जाए। तो क्वेश्चन नंबर 158, यह तथ्य कि ग्रहण सूर्य के चारों तरफ दीर्घ वृत्ताकार स्वरूप में न कि वृत्ताकार स्वरूप में परिक्रमण करता है, यह पहली बार किसने बताया? तो यह पहली बार जो जोहान्स केपलर ने बनाया। इसका ऑप्शन सी सही है। तो यह तथ्य कि ग्रह सूर्य के चारों तरफ दीर्घ वृत्ताकार स्वरूप में न
कि वृत्ताकार स्वरूप में परिक्रमण करते हैं, यह पहली बार जोहान्स केपलर ने बताया। जोहान्स केपलर ने ग्रही कक्षाओं के नियम की खोज की, परंतु इसमें सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र माना गया। ग्रहों की गति से संबंधित केपलर ने 3 नियम दिए थे। तो शनि ग्रह के सबसे बड़े चंद्रमा का नाम क्या है? तो शनि ग्रह के सबसे बड़े चंद्रमा का नाम टाइटन है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। शनि ग्रह के सबसे बड़े चंद्रमा का नाम टाइटन है। टाइटन आकार में बुध ग्रह के बराबर है। मंगल ग्रह की भांति यह नारंगी रंग का है। टाइटन पर वायुमंडल तथा गुरुत्वाकर्षण दोनों पाया जाता है। शनि के 146 प्राकृतिक उपग्रह जिसमें मीमांस, एनसेलाड्स, टेथिस, डायन, रिया, टाइटन आदि है। यूरेनस का सबसे बड़ा उत्पादन कौन करता है? तो यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादन कौन करता है? तो यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादन कजाकिस्तान करता है। विश्व में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कजाकिस्तान है, जबकि यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार ऑस्ट्रेलिया में है। कब संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात समान होते हैं? तो जो विषुव अर्थात डे ऑफ इक्विनॉक्स को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात समान होते हैं। विषुव के दिन संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात समान होते हैं। एक विषुव तब होता है जब पृथ्वी की भूमध्य रेखा सूर्य के केंद्र से होकर गुजरती है। यह वर्ष में 2 बार 21 मार्च एवं 23 सितंबर को होता है। लीप वर्ष एवं गैर लीप वर्ष में अंतर कारण तिथियां 1-2 दिन आगे पीछे हो सकती है। निम्नलिखित में से कौन एक कोयला का प्रकार नहीं है? तो जो सीडेराइट है, सीडेराइट यह जो है कोयला का प्रकार नहीं है, यह जो लौह अयस्क है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो सीडेराइट कोयले का प्रकार नहीं है, जबकि लिग्नाइट, बिटुमिनस एवं एंथ्रासाइट कोयले के प्रकार है। गॉड पार्टिकल है, तो गॉड पार्टिकल क्या है? तो पूछ रहा है कि जो गॉड पार्टिकल है यह क्या है? तो गॉड पार्टिकल जो है हिग्स बोसान है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, हिग्स बोसान। तो गॉड पार्टिकल हिग्स बोसान है। हिग्स बोसान एक मूल कण है। इसकी सर्वप्रथम परिकल्पना 1964 में किया गया था। 2013 में हिग्स बोसान की खोज करने वाले वैज्ञानिकों की जोड़ी ब्रिटेन के के वीटर हिग्स, बेल्जियम के फ्रांसवा एंगलर्ट को भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक संकल्पना ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करता है? तो जो बिग बैंग सिद्धांत है यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। इसका ऑप्शन सी सही है। तो बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन बेल्जियम के खगोलज्ञ एवं पादरी जॉर्ज लैमेंटल ने 1960 से 1970 में किया था। अभ्रक का सबसे बड़ा आरक्षित क्षेत्र रिजर्व किस देश के पास है? तो अभ्रक का सबसे बड़ा आरक्षित क्षेत्र भारत के पास है। इसका ऑप्शन ए सही है। अभ्रक का सबसे बड़ा आरक्षित क्षेत्र रिजर्व भारत के पास है। भारत विश्व में अभ्रक के प्रमुख उत्पादकों एवं निर्यातकों में से एक है। इसका उत्पादन मुख्यतः आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र और राजस्थान में होता है। अभ्रक उत्पादन में शीर्ष देश क्रमशः चीन, फिनलैंड एवं रूस है। तो किस नेटवर्क टोपोलॉजी को इसके कार्य को संपन्न करने हेतु एक हब की आवश्यकता होती है? तो जो स्टार नेटवर्क टोपोलॉजी है इसके कार्य को संपन्न करने हेतु एक हब की आवश्यकता होती है। इसका ऑप्शन सी सही है। स्टार नेटवर्क टोपोलॉजी को इसके कार्य का संपन्न करने हेतु एक हब की आवश्यकता होती है। इसमें किसी एक नोड को केंद्रीय हब बनाकर अन्य नोड्स से इसी हब द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। सभी नोड्स आपस में एक दूसरे से संपर्क न करके हब द्वारा जुड़े होते हैं। किस ग्रह के चंद्रमा का नाम गैनीमेड है? पूछ रहा है कि किस ग्रह के चंद्रमा का नाम गैनीमेड है? तो जो बृहस्पति है, बृहस्पति के चंद्रमा का नाम गैनीमेड है। इसका ऑप्शन डी सही है। तो बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है जो सूर्य की प्रदक्षिणा करने में 11.9 वर्ष लगाता है। बृहस्पति के कुल 63 उपग्रह हैं जिसमें गैनीमेड सबसे बड़ा है। यह सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। लौह निष्कर्षण होता है, तो लौह निष्कर्षण कैसे होता है? तो लौह निष्कर्षण हेमेटाइट से होता है। इसका ऑप्शन डी सही है। तो लौह निष्कर्षण हेमेटाइट से होता है। लौह अयस्क वे चट्टानें और खनिज हैं जिसमें धात्विक लौह का निष्कर्षण किया जाता है। इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। लौह सामान्यतः मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट के रूप में पाया जाता है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह क्या है? तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। इसका ऑप्शन सी है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है और सूर्य के सबसे निकटतम है। यह सूर्य की प्रदक्षिणा 88 दिनों में कर लेता। सूर्य और पृथ्वी के बीच होने के कारण बुध और शुक्र को अंतर ग्रह कहते हैं। बुध का कोई उपग्रह नहीं है। भारत में जिंक का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। तो भारत में जिंक का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य राजस्थान है।
भारत में जिंक का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य राजस्थान है। चीन विश्व में सबसे बड़ा जिंक उत्पादक देश है, जबकि पेरू और ऑस्ट्रेलिया क्रमशः विश्व में दूसरे और तीसरे सबसे बड़े जिंक उत्पादक देश है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक बड़ा तारामंडल से संबंध है। तो निम्न में से कौन सर्वाधिक बड़ा तारामंडल से संबंधित? जो हाइड्रा है यह सर्वाधिक बड़ा तारामंडल से संबंधित। इसका ऑप्शन ए सही है। हाइड्रा सर्वाधिक बड़ा तारामंडल है। तारामंडल सितारों का एक समूह है जो एक विशेष पैटर्न बनाता है, जो सामान्यतः इसके आकार के अनुसार नामित किया जाता है। ब्रह्मांड में कुल 88 तारामंडल हैं। तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर किस देश के द्वारा लैंगिक असमानता को मानने के हेतु प्रस्ताव का प्रमोशन किया गया? तो यह जो फिजी, तो यह जो है फिजी के। तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर फिजी द्वारा लैंगिक असमानता को मिटाने हेतु प्रस्ताव का प्रमोशन किया गया। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है। स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत का नाम बताइए जो वर्ष 2022 तक सुचारू रूप से कार्य करने लगेगा। तो यह जो है आईएनएस विक्रांत है। तो 2 सितंबर 2022 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के कोचीन शिपयार्ड से स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत LAC-1 को आईएनएस विक्रांत के रूप में भारतीय नौसेना में लॉन्च किया। इसका डिजाइन 1999 में शुरू किया गया। फरवरी 2009 में इसके शिलान्यास किया गया था। अगस्त 2021 में आईएनएस विक्रांत का समुद्री परीक्षण शुरू हुआ तथा दिसंबर 2019 में बेसिन परीक्षण पूरा हुआ। तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद जो जम्मू एवं कश्मीर के उन 9 उत्पादों में शामिल नहीं है जिनके लिए भौगोलिक टैग जारी किया गया? तो यह जो काला जीरा था। इसका ऑप्शन बी सही। काला जीरा नामक उत्पाद जम्मू और कश्मीर के उन 9 उत्पादों में शामिल नहीं है जिनके लिए भौगोलिक टैग जारी किया गया। जम्मू एवं कश्मीर के भौगोलिक टैग प्राप्त उत्पाद है बसोली पेंटिंग्स, बसोली पश्मीना वूलन प्रोडक्ट, चिकन वुडक्राफ्ट रजौरी, भद्रवाहा राजमा इत्यादि हैं। तो अफगानिस्तान से 7 सितंबर एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। अफगानिस्तान में 7 सितंबर 2021 के तालिबान के द्वारा कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। मार्च 2021 में ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। नवंबर 2020 ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो भारतीय खिलाड़ियों के द्वारा टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने पदक जीते गए? ये भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2021 में किसे प्रदान किया गया? तो ये भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। 2021 में सर्वाधिक तीव्र उष्णकटिबंधीय तूफान कौन सा आया? तो ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो 21 अप्रैल 2021 बाली शहर के तट पर पनडुब्बी, ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। किस राज्य सरकार ने काकोरी ट्रेन षड्यंत्र का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन रखा? तो यह जो उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी ट्रेन षड्यंत्र का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया। ज्ञातव्य है कि 9 अगस्त 1925 को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने काकोरी के पास सहारनपुर से लखनऊ जा रही 8 नंबर डाउन ट्रेन को रोककर ब्रिटिश सरकार के खजाने को लूट लिया था। हिमालय में किसके मध्य जोजिला सुरंग का निर्माण किया गया है? तो जो श्रीनगर एवं सोनमर्ग के मध्य जोजिला सुरंग का निर्माण किया गया। इसका ऑप्शन सी सही है। हिमालय में श्रीनगर और सोनमर्ग के मध्य जोजिला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। जोजिला सुरंग परियोजना को भारत सरकार द्वारा जनवरी 2018 में अनुमोदन किया गया और निर्माण की शुरुआत मई 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस सुरंग की लंबाई 14 किलोमीटर है। इसके पूर्ण होने के बाद एशिया की सबसे लंबी दोनों तरफ चलने वाली सुरंग होगी। तो भारत के किस राज्य में एक MOU पर हस्ताक्षर औद्योगिक व्यापार समूह के साथ की जा रही है, जो कि MME क्षेत्र के द्वारा प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराएगा? तो यह जो है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन उत्तर प्रदेश में होगा। तो भारतीय रेलवे ने किस शहर में पहला विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाया? तो यह जो गांधीनगर में। भारतीय रेलवे ने गुजरात के गांधीनगर में पहला विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाया। तो उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में प्रसिद्ध कोकिला वन मंदिर स्थित है? यह जो मथुरा में। तो उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास कोसी कला में प्रसिद्ध कोकिला वन मंदिर स्थित है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में महाराजा सुहेल देव मेमोरियल की नींव रखी गई? तो जो बहराइच है, बहराइच में महाराजा सुहेल देव मेमोरियल की नींव रखी गई। उत्तर प्रदेश के बहराइच में 16 फरवरी 2021 को महाराजा सुहेल देव मेमोरियल की नींव रखी गई।
तो भारत का प्रथम ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के निम्न लिखित किस जिले में स्थापित किया गया? तो भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया? तो भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के जो है कुशीनगर में स्थापित किया गया। इसका ऑप्शन बी सही है। तो भारत का ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थापित किया जाएगा। यह देश में अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय होगा। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी उत्तर प्रदेश से नहीं है? तो जो शरत कमल टेबल टेनिस है, यह उत्तर प्रदेश से नहीं। टेबल टेनिस खिलाड़ी शरत कमल का संबंध तमिलनाडु के चेन्नई से, जबकि हॉकी खिलाड़ी ललित उपाध्याय, जेवलिन खिलाड़ी शिवपाल सिंह मुक्केबाजी के प्रसिद्ध सतीश कुमार का संबंध उत्तर प्रदेश से है। सूफी संत वारिस अली शाह के मकबरे पर प्रत्येक वर्ष कहाँ मेला लगता है? तो सूफी संत वारिस अली शाह के मकबरे पर प्रत्येक वर्ष मेला जो है देवा शरीफ बाराबंकी में लगता है। इसका ऑप्शन सी सही है। सूफी संत हाफिज वारिस अली शाह के मकबरे पर प्रत्येक वर्ष बाराबंकी जिले के देवा शरीफ में मेला लगता है। हाजी वारिस शाह का मकबरा वास्तुकला की हिंदू ईरानी शैली का सम्मिश्रण है। इसका जन्म 1809 में हजरत इमाम हुसैन की 26वीं पीढ़ी में हुआ। मृत्यु 7 अप्रैल 1905 को हुई। तो निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई जिसके तहत 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को उनके घर तक रोड कनेक्टिविटी मिलेगी? तो यह जो है मेजर ध्यानचंद ज्ञानपीठ विद्यापीठ योजना। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2020 में मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की गई। इसके तहत 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को उनके रोड तक कनेक्टिविटी मिलेगी। उत्तर प्रदेश के किस शहर की सीमा हरियाणा से नहीं लगती है? तो पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा हरियाणा से नहीं लगती है? तो उत्तर प्रदेश की बुलंद शहर की सीमा हरियाणा से नहीं लगती है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो उत्तर प्रदेश के बुलंद शहर की सीमा किसी राज्य से नहीं लगती, जबकि उत्तर प्रदेश के मथुरा, गौतम बुद्ध नगर, सहारनपुर, शामली, बागपत, अलीगढ़ जिले की सीमा हरियाणा से लगती है। उत्तर प्रदेश के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में कुल कितनी संख्या है? तो उत्तर प्रदेश के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में कुल 80 संख्या, जबकि राज्यसभा में सीटों की संख्या 31 है। तो क्वेश्चन ये गलत था। तो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य किस लुप्त प्राय प्रजाति के लिए घर है? तो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य जो है घड़ियाल के लिए घर है। तो इसका ऑप्शन ए सही। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य गंभीर रूप से लुप्त प्राय घड़ियाल, छोटे मगरमच्छ, लाल मुकुट वाले छत वाले कछुए, लुप्त प्राय गंगा नदी डॉल्फिन का घर है। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य की स्थापना 1979 ईस्वी में मगरमच्छ संरक्षण परियोजना के रूप में किया गया था। इसका क्षेत्रफल 5400 वर्ग किलोमीटर, जो मध्य प्रदेश के राजस्थान और उत्तर प्रदेश के चंबल नदी के त्रिबिंदु पर स्थित है। तो निम्नलिखित में से किस मुगल शासक की बेगम का मकबरा मरियम उज जमानी सिकंदरा में स्थित है? यह जो अकबर का, तो मुगल सम्राट अकबर की हिंदू बेगम का मकबरा मरियम उज जमानी जोधाबाई का मकबरा सिकंदरा में अकबर के मकबरे के पश्चिम में स्थित है। यह मकबरा मुगल सम्राट जहांगीर ने अपनी माता मरियम उल जमानी के याद में निर्मित करवाया। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय जो है मथुरा में है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, मथुरा। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय गौ अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 25 अक्टूबर 2001 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान का प्रारंभ किया गया। तो यह जो 2000 में किया गया। उत्तर प्रदेश में 6 से 11 तथा 11 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों की प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान जुलाई 2000 में प्रारंभ किया गया। तो ललित कला संस्थान उत्तर प्रदेश कहाँ पर है? तो ललित कला संस्थान उत्तर प्रदेश में लखनऊ में है। तो इसका ऑप्शन ए सही। ललित कला संस्थान उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। 8 फरवरी 1962 को ललित कला अकादमी की स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा की गई थी। तो निम्नलिखित में से मुगल सराय जंक्शन रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है? तो इसका नया नाम जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन है। इसका ऑप्शन बी सही है। तो मुगल सराय जंक्शन रेलवे स्टेशन का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन है। यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। मुगल सराय में सबसे बड़ा एशियाई रेल मार्शलिंग यार्ड, सबसे बड़ी भारतीय रेलवे मरम्मत कार्यशाला है। क्वेश्चन नंबर 200,
किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में स्थित है। इसे 1981 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। यह उद्यान लुप्त प्राय हिम तेंदुआ की प्रजाति के संरक्षण के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ जो है यह क्वेश्चन जो है आर का समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट संडे को नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर देखेंगे। ओके, थैंक यू, बाय। हमारे चैनल से आप जुड़िए। यहाँ मंडे टू सैटरडे जो है घटना चक्र का प्रीवियस ईयर पूर्वावलोकन, अभी इतिहास चल रहा है, उसको समाप्त होने के बाद ज्योग्राफी चलेंगे। तो इसमें संपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बुक सॉल्व कराया जाता। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।